तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा जेपीएससी मेंस पेपर 5 जो आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, इसका ये क्लास नंबर 23 है। और आज के क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर जो 10 है, केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंध, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम लोग पहले ग्रुप ए का जो सेक्शन है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और ग्रुप ए है आपका बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत विशेषताएं। और इसके अंतर्गत हम लोगों को टोटल 12 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, कितना? तो 12 टॉपिक पढ़ना है। तो इसके हम लोग क्लासेस कर रहे थे, जिसमें अगर हम लोग देखें तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे नेशनल इनकम। ठीक है, दूसरा टॉपिक पढ़े हम लोग इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, और नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसी में ही हम लोग जो आपका टॉपिक नंबर 3 है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं जनांकीय लाभांश, उस टॉपिक को कवर किए हैं। उसके बाद जो टॉपिक नंबर 4 और जो टॉपिक नंबर 5 है, इसको हम लोग अभी छोड़ दिए हैं, उसको हम लोग अभी आगे कवर करेंगे। टॉपिक नंबर 4 है आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, यानी कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। और टॉपिक नंबर 5 है आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, यानी कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं हैं। फिर आइए टॉपिक नंबर 6। तो टॉपिक नंबर 6 है आपका पब्लिक फाइनेंस, यानी कि लोक वित्त। इसको भी हम लोग पूरा कवर किए हैं। टॉपिक नंबर 7 है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि लोक व्यय, या फिर इसी को बोलते हैं सार्वजनिक व्यय। तो इस टॉपिक को भी हम लोग कवर कर चुके हैं। टॉपिक नंबर आपका 8 है बजट, इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। टॉपिक नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें तो वह है आपका फिस्कल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति, वो भी आपका कवर हो गया है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय जो संबंध है, इसको पढ़ना है। और इसी में ही वित्त आयोग की भूमिका क्या है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन का जो भी वित्तीय पक्ष है उसको पढ़ना है। तो ये वाला क्लास जो है टॉपिक नंबर 10, वो हम लोग अभी कवर करेंगे। आज हम लोग कवर करेंगे। और आज से आपके 23वें जो क्लास है, मतलब क्लास नंबर जो 23 है, इसमें ये पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा आज ही। फिर अगर हम लोग टॉपिक नंबर 11 की ओर चले तो टॉपिक नंबर 11 है आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग सिस्टम इंडिया, यानी कि भारत का जो मौद्रिक नीति है उसका संरचना क्या है, और जो बैंकिंग व्यवस्था जो है भारत का उसकी संरचना क्या है, उसको हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक नंबर 11 में। उसकी क्लासेस हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाइए टॉपिक नंबर 12 की ओर। तो टॉपिक नंबर 12 है आपका भारतीय व्यापार की संरचना और दिशा, यानी कि भारत का जो व्यापार होता है उसका संरचना क्या है, दिशा क्या है, वो हम लोग को पढ़ना है। तो टॉपिक नंबर 12 में आपका दो टॉपिक पढ़ना है। एक है आपका भारत का जो व्यापार है उसका संरचना और दिशा, इसको हम लोग अभी पढ़े नहीं हैं। और एक टॉपिक है आपका भुगतान संतुलन के बारे में, यानी कि बीओपी के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। और साथ ही साथ भुगतान संतुलन जो है इसमें क्या समस्याएं आती है, यानी कि बीओपी क्राइसिस के बारे में भी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। और भारत का जो व्यापार की जो संरचना और जो दिशा है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट कवर नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं एक बार आपको क्विक रिवीजन भी करवा दिया गया। रिवीजन नहीं कहने मतलब क्या क्या पढ़े वो आपको बतला दिया गया है। तो ग्रुप ए में अभी टॉपिक नंबर 4, 5, 10 और 11 और 12 का एक टॉपिक इतना ही बचा हुआ है। बाकी बात सारा कुछ आपका जो है वो कवर हो गया है। ठीक है, आगे देखिए। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध। और साथ ही साथ इसी में हम लोगों को पढ़ना है वित्त आयोग की भूमिका क्या है। और ये हम लोगों को 73वें और 74वें संविधान जो संशोधन हुआ था उसका वित्तीय पक्ष जो भी रहा है उसको पढ़ना है हम लोगों को। इस टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे। तो क्वेश्चन रहेगा आपका, केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की प्रकृति, महत्व की विस्तृत चर्चा करें, वित्त आयोग की भूमिका को स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन है। और आई होप अगर इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा तो आप इस टॉपिक में सहज अपने आप को महसूस कीजिएगा। और अगर ये क्वेश्चन आप रेडी कर लेते हो और इसके ऊपर कम से कम आप 7 से 8 पेज का आंसर राइटिंग कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो कंटेंट आपके पास रह जाएगा और आपको बस केवल एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर करना है। अगर ये सभी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्ज़ाम में लिख के आ पाओगे, एक बेहतर स्थिति में रहोगे। बस यही कहना है।
इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखिए, इसी क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग जो है वो सिलेबस को समझेंगे, जो टॉपिक दिया हुआ उसको भी। तो क्वेश्चन क्या है, केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की प्रकृति और महत्व की विस्तृत चर्चा करें, वित्त आयोग की भूमिका को स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन है। इसका आंसर कैसा होगा? आंसर में और भी सुधार होगा। अभी कंटेंट बढ़ाया जा रहा है आपको, फिर आपको इसमें आंसर राइटिंग जब कीजिएगा तो इसको बेहतर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और मेन बॉडी में इसको डिवाइड करके अच्छे तरीके से इसको लिखिएगा, डायमेंशन को जोड़ते हुए। तो इसका उत्तर स्टार्ट हो रहा है आपका कि भारतीय संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो बोला जा रहा है संघीय प्रणाली में, यानी कि भारत कैसा है, भारत में संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। देखिए, आपको कुछ कुछ वर्ड होता है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है, उसको आप समझ लीजिए पहले ही। एक होता है आपका संसदीय शासन प्रणाली, एक होता है आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और एक होता है आपका संघीय व्यवस्था, और एक होता है आपका एकल प्रणाली व्यवस्था। क्या क्या अंतर वो समझिए। संसदीय शासन प्रणाली और आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बताती है कि किसी भी देश में जो सरकार है वो किस प्रकार की सरकार है। जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपका एक वास्तविक प्रमुख होगा सत्ता का, और एक सत्ता का नाम मात्र प्रमुख होता है, जैसे कि भारत में है। जो आपका नाम मात्र का प्रमुख है वो मंत्रिपरिषद के या मंत्रिमंडल के सहायता से कार्य करता है, और मंत्रिमंडल या जो मंत्रिपरिषद है उसका हेड कौन है? प्रधानमंत्री। भारत में यही है आपका संसदीय शासन प्रणाली। अमेरिका वगैरह की बात कीजिए तो वहाँ पे अध्यक्षात्मक प्रणाली है, समझे, यानी कि वहाँ पे राष्ट्रपति जो है वही आपका वास्तविक प्रमुख भी है, नाम मात्र प्रमुख नहीं है। अमेरिका वगैरह में देखिए वहाँ पे आपका कोई भी प्रधानमंत्री जैसा पद देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे राष्ट्रपति जी होते हैं और वही सत्ता का वास्तविक प्रमुख होते हैं। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, एक नाम मात्र के प्रमुख होते हैं और एक आपकी सत्ता के वास्तविक प्रमुख भी होते हैं, समझे। और वहीं अगर हम लोग संघीय व्यवस्था की बात करें और एकल प्रणाली की व्यवस्था की बात करें तो ये दोनों हम लोगों को बतलाता है कि देश में कितनी सरकारें कार्य कर रही है, एक सरकार कार्य कर रहा है या फिर एक से अधिक। संघीय व्यवस्था का सिंपल अर्थ होता है कि किसी भी देश में दो या दो से अधिक या फिर एक से अधिक स्तर पर सरकार अगर काम कर रही है तो वो आपका संघात्मक देश कहलाएगा। जैसे कि भारत में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और आपका स्थानीय सरकार भी है। और वहीं जब हम लोग एकल प्रणाली व्यवस्था की बात करेंगे तो वहाँ पे केवल एक ही सरकार काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी स्टेट में कोई गवर्नमेंट ही नहीं है ऐसा। तो आई होप समझ में आया होगा। तो भारत कैसा है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कि यहाँ पे सरकार जो है वो एक से अधिक स्तरों पे होगी, 2 स्तरों पे, 3 स्तरों पे। जैसे कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और भारत में स्थानीय सरकार भी है। तो भारत क्या है, संघात्मक है। साथ ही साथ भारत संसदीय शासन प्रणाली भी भारत अपनाता है, यानी कि यहाँ पे सत्ता का 2 प्रमुख होगा, एक तो आपका नाम मात्र प्रमुख होगा और एक आपका वास्तविक प्रमुख होगा। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए अब, तो बोला जा रहा है कि भारतीय संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वित्तीय संबंध, अच्छा यहाँ पे अब आ रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध होता है। जी हाँ, तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध होता है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशन होता है। और जब हम लोग बात करेंगे ना तो ये संबंध आपका 3 तरह से होता है। एक तो आपका भारत के संविधान का जो भाग 11 है, भाग 11 में 2 तरह का संबंध का चर्चा किया गया है। एक तो है आपका विधायी संबंध, एक है आपका प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध की बात करें तो आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक आपका विधायी संबंध है, और वहीं आर्टिकल 256 से 263 तक की बात करें तो वो आपका प्रशासनिक संबंध है भाग 11 में। भाग 11 में 2 संबंध, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध 245 से 255 और प्रशासनिक संबंध आर्टिकल 256 से 263। और वहीं आपका भाग जो 12 है, भाग 12 में आपका केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध को दर्शाया गया है। क्या है, तो वित्तीय संबंध। और ये जो वित्तीय संबंध जो है वो आपका आर्टिकल 268 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 293 तक जाता है। तो ये आपका आर्टिकल 268 से लेकर आर्टिकल 293 तक पहुंचता है।
आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप जब पॉलिटी पढ़िएगा ना तो उसमें संसदीय, अध्यक्षात्मक, संघीय, एकात्मक, फिर सहकारी संघवाद भी क्या होता है उसको भी समझिएगा। यानी कि संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संघीय प्रणाली व्यवस्था या फिर एकल प्रणाली व्यवस्था या फिर सहकारी संघीय व्यवस्था, इन सभी पॉइंट को आप वहाँ पे कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो बोला जा रहा है कि भारतीय संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है जो देश की आर्थिक एकता और विविधता को संतुलित करते हैं। जी हाँ, तो ये वित्तीय संबंध भी हम लोग को पढ़ना है। विधायी और प्रशासनिक संबंध को हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, लेकिन वित्तीय संबंध को इकोनॉमिक्स वाले भी सेक्शन में पढ़ना है। तो संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध होता है एक बहुत ही मेन पिलर होता है, एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है जो कि देश की आर्थिक एकता और विविधता को संतुलित करता है। यानी कि देश का जो आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जो एकता यानी कि इंटीग्रिटी है और विविधता यानी कि इकोनॉमिक जो डाइवर्सिटी है इसको ये संतुलित करता है यानी कि बैलेंस करता है। कौन? तो वित्तीय संबंध। भारतीय संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 268 से 293 तक इन संबंधों का विस्तृत वर्णन किया हुआ है। जी हाँ, बताया गया है कि भाग 11 में 245 से 255 तक विधायी संबंध और 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध है। और वहीं अगर हम लोग भाग 12 की बात करें तो आर्टिकल 268 से आपका 293 तक वित्तीय संबंध की चर्चा की गई है, जो कि ब्रिटिश भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रेरित है। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था उससे ये प्रेरित है, इंस्पायर है, यानी कि हम लोग उसी से अपनाए हैं ये प्रावधान। ये संबंध संघीय सिद्धांतों पर आधारित है। ये जो संबंध है केंद्र राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संघीय सिद्धांत पर, यानी कि फेडरल प्रिंसिपल पे आधारित है। यानी कि संघ का सिद्धांत क्या कहता है संघवाद में कि सरकार एक से अधिक स्तर पे कार्य करेगी। केंद्र सरकार भी होगा, राज्य सरकार भी होगा, स्तरीय और आपका स्थानीय सरकार भी होगा। आगे देखिए, ये संबंध संघीय सिद्धांतों पर आधारित होता है जहां केंद्र मजबूत होता है लेकिन राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की जाती है। यानी कि संघीय शासन व्यवस्था का एक उदाहरण मतलब एक इसका विशेषता है कि इसमें सुप्रीम यानी कि लीड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सबसे अधिक पावरफुल शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है, बट स्टेट गवर्नमेंट को और आपका जो लोकल गवर्नमेंट है इसको भी कुछ ना कुछ स्वायत्तता यानी कि आपका ऑटोनोमस जो है वो शक्तियाँ पावर दी जाती है। ठीक है, तो केंद्र राज्य के बीच में विधायी और प्रशासनिक संबंधों को आप पॉलिटी में पढ़िएगा। यहाँ पे हम लोग आप केवल वित्तीय संबंधों को देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि केंद्र राज्य का जो वित्तीय संबंध है उसकी प्रकृति क्या है, उस प्रकृति को हम लोग देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध की प्रकृति देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की प्रमुख प्रकृति मुख्य रूप से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज ये इस सिद्धांत पे कार्य करता है। एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर यानी कि इस स्तर पे, और एक होता है आपका क्षैतिज यानी कि इस स्तर पे, यानी कि एक ऊपर से नीचे और एक आपका नीचे से नीचे बराबर लेवल। यहाँ पे लेवल ऊपर से नीचे जा रहा है और नीचे से ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे लेवल सब तरफ बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं। यहाँ पे जो ऊपर रहेगा वो बड़ा होगा, जो नीचे रहेगा वो छोटा होगा, लेकिन क्षैतिज में सब बराबर। तो यही बोला जा रहा है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की जो प्रकृति है वो मुख्य रूप से दो प्रकृति यहाँ पे देखने को मिलता है। एक आपका वर्टिकल, एक आपका हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर केंद्र में और राज्य में, और क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल किसमें तो राज्यों के बीच में, यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य दोनों में आपका क्षैतिज संबंध है, जबकि केंद्र और राज्य के बीच में ऊर्ध्वाधर संबंध है। आ गया। तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की प्रकृति मुख्य रूप से ऊर्ध्वाधर केंद्र से राज्य और क्षैतिज राज्यों के बीच असंतुलन को संबोधित करने वाली है। आगे देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है जो कि वित्तीय संसाधनों के वितरण को प्रभावित करता है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। जब हम लोग संविधान में 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपका 3 तरह का जो है वो विषय दिया हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची, और इसके माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यानी कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है,
शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि कुछ शक्तियाँ केंद्र को दी गई है, कुछ शक्तियाँ राज्यों को दी गई है, और कुछ शक्तियाँ केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया है, मतलब समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो यही आपको याद रखना है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, विधायी शक्तियों का भी विभाजन किया गया है, प्रशासनिक शक्तियों का भी विभाजन किया गया है, और आपका विधायी, प्रशासनिक और आपका वित्तीय तीनों शक्तियों का जो है वो वितरण किया गया है। आगे देखिए, केंद्र सरकार को आयकर यानी कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी जैसे प्रमुख करों का अधिकार है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स लगा सकता है, तो इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, ये सभी वो लगाएगा, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। देखिए, कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट पे लगता है, आयात और निर्यात पे। अब तो निर्यात वाला जो टैक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसको तो एकदम पूरा, एक्साइज ड्यूटी को ही हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। अब केवल इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात कर लगता है। तो केंद्र सरकार पे इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और आपका इंपोर्ट टैक्स या फिर इंपोर्ट ड्यूटी, यही तीनों लगाने का अधिकार है। ठीक है। और वहीं राज्य सरकारों को भी कुछ कुछ अधिकार होता है, जैसे कि आपका बिक्री कर यानी कि सेल टैक्स, अब जीएसटी में ये शामिल कर दिया गया है बिक्री कर को। इसके अलावा संपत्ति कर, ये भी राज्य सरकार को मिलता है। स्टाम्प ड्यूटी, ये भी राज्य सरकार को मिलता है। इसके अलावा कृषि आय पे कर, ये भी ये हो गया। देखो, अच्छा सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी ये सभी लगाने का अधिकार है। वहीं राज्य सरकार को बिक्री कर यानी कि सेल टैक्स, जो कि अब जीएसटी में शामिल हो गया है। फिर आपका जीएसटी तो हो ही गया है, फिर आपका संपत्ति कर ये हो जाएगा यानी कि कैपिटल गेन टैक्स। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी, ये सभी जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट लगाता है। वहीं लोकल गवर्नमेंट भी कुछ लगाता है, जैसे कि आपका कृषि आय पे कर, ये आपका स्थानीय सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। इसको हम लोग स्थानीय कर कहते हैं यानी कि लोकल टैक्स कहते हैं। कुछ कर जो है वो साझा होते हैं, दोनों का शामिल होता है, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी आर्टिकल 268 के तहत, और दवाओं पर जो एक्साइज है यानी कि दवाओं का जब हम लोग एक्साइज करते हैं, निर्यात करते हैं, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, जो कि आर्टिकल 269 में है। और ये आपका साझा टैक्स है यानी कि केंद्र का भी है, राज्य का भी है, यानी कि इसमें केंद्र सरकार भी लगाता है स्टाम्प ड्यूटी, और आपका एक्साइज ड्यूटी दवाओं पे, ये दोनों साझा टैक्स के उदाहरण हैं केंद्र और राज्यों के बीच में। स्टाम्प ड्यूटी आर्टिकल 268, और दवाओं पे जो आपका एक्साइज ड्यूटी लगता है वो आपका आर्टिकल 269 में इसकी चर्चा की गई है। अब देखिए, ये जो आपका वित्तीय जो संबंध है, इस वित्तीय संबंध को हम लोग 3 मुख्य आयामों में यानी कि 3 डायमेंशन में इसको बांट के पढ़ते हैं। पहला डायमेंशन है आपका कर का वितरण यानी कि टैक्स का डिवीजन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिवीजन नहीं वो तो विभाजन हो जाएगा। कर वितरण यानी कि टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। दूसरा हो जाएगा आपका अनुदान और सहायता यानी कि ग्रांट्स और आपका हेल्प, केंद्र सरकार देता है राज्यों को। और तीसरा डायमेंशन हो जाएगा आपका ऋण और उधार यानी कि लोन और आपका बोरोइंग। तो कर का वितरण यानी कि टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक डायमेंशन है। दूसरा डायमेंशन ग्रांट्स और आपका हेल्प, जो केंद्र सरकार देता है राज्यों को, ये हो जाएगा। और तीसरा डायमेंशन आपका लोन और बोरोइंग यानी कि लोन देता है केंद्र सरकार और साथ ही साथ उधार भी देता है, ये देखेंगे। तो इसका ये 3 आयाम है। केंद्र राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध होते हैं ना भाई, उसके 3 आयाम हैं, और उन तीनों आयामों को हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट, वो है आपका कर वितरण यानी कि टैक्स का जो शेयरिंग होता है, टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 270 के तहत, कब, तो आर्टिकल 270 के तहत केंद्र द्वारा एकत्रित करों का एक हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस में टैक्स लगा रहा है, तो इनकम टैक्स में, कॉरपोरेट टैक्स में, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, ये सभी टैक्स लगा रहा है कौन, केंद्र सरकार। तो इससे जो भी पैसा आएगा उस पैसा को आर्टिकल 270 के तहत राज्यों को भी शेयर करना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कर वितरण। समझ में आ गया। उदाहरण स्वरूप आयकर यानी कि इनकम टैक्स, जो कि केवल कृषि को छोड़ के इनकम टैक्स लगता है। इसके अलावा केंद्रीय एक्साइज, इन सभी का हिस्सा आर्टिकल 270 के तहत केंद्र सरकार को देना पड़ता है, राज्यों को भी। साथ ही साथ जीएसटी की शुरुआत हुई थी आपकी कब, 2017 में। तो बोला जा रहा है कि जीएसटी की शुरुआत ने इस प्रणाली को, किस प्रणाली को, तो देखिए जीएसटी की जो शुरुआत हुआ है
तो उसने इस प्रणाली को बदल दिया है, जहां जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279A, 89 90 होता है लेकिन ये 79 है, 279, 89 89 80 और 289 इसको बोलते हैं 89 90। ठीक है, ऐसा कभी कभी कंफ्यूज होते हैं हम, खुद हो जाते हैं, तो आप क्या। तो देखिए, ये केंद्र और राज्यों में जो साझा होता था, शेयरिंग होता था टैक्स का, आर्टिकल 270 के तहत, लेकिन जब से जीएसटी आया 2017 में, इसको ये बदल दिया है। अब बताया जा रहा है कि जो आपका जीएसटी काउंसिल है, जिसका चर्चा किया गया है आर्टिकल 279 के क्लॉज ए में, इसमें बोला जा रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो करों का जो समन्वय होती है। अब देखो, अब केंद्र और राज्यों के बीच में जो टैक्स का जो शेयरिंग होता है, वो कौन देखता है? जीएसटी देखता है। कौन देखता है? जीएसटी काउंसिल देखता है। केंद्र सरकार को बोला था, केंद्र जीएसटी का 50% हिस्सा राज्यों को देती है, जो कि वित्तीय संघवाद को अनुदान या मजबूत करता है। अच्छा, यानी कि सरकार को ये सभी इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इन सभी से आया है मान लो 10,000 रुपया, तो उस 10,000 रुपये का 50% यानी कि 5,000 रुपया राज्यों को देना पड़ेगा। राज्य कितने? 28 गो राज्य हैं, तो सभी 28 राज्यों को शेयर करेगा। और ये जिम्मा आप किसको हो गया है? तो आपका जीएसटी काउंसिल को हो गया है। समझ में आ गया? जी हाँ। तो ये पहला डायमेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। पहला डायमेंशन कवर, कर का जो वितरण है वो आपका पहला डायमेंशन था, वो पहला डायमेंशन आपको कवर हो गया है। यहाँ पे पूरा आपको डिटेल्स में ही जितना जरूरी है उतना ही आपको समझाया जा रहा है। तो पहला डायमेंशन कवर हो गया, कर का वितरण। अब आइए दूसरा डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन क्या है? अनुदान और सहायता, यानी कि ग्रांट्स एंड एड्स। सहायता को हेल्प नहीं बोलेंगे, इकोनॉमिक्स में हम लोग इसको बोलेंगे एड्स। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान करता है, जैसे कि योजना अनुदान योजनाओं के लिए, और गैर योजना अनुदान वित्तीय घाटे की भरपाई करने के लिए। अच्छा, आर्टिकल 270 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में टैक्स का शेयरिंग होता है। वहीं आर्टिकल 275 के तहत सेंटर का जो गवर्नमेंट है वो आपका ग्रांट्स एंड एड्स भी देता है, यानी कि अनुदान और सहायता भी देता है। किसको? राज्य सरकारों को। एक तो आपका योजना बनाने के लिए कुछ कुछ पैसा देता है, उसको हम लोग बोलते हैं योजना अनुदान, यानी कि इसको योजना को हम लोग बोलते हैं स्कीम ग्रांट्स। ठीक ना। और एक होता है आपका गैर योजना अनुदान, जो भी आपका फिजिकल डेफिसिट हुआ है, यानी कि जो भी वित्तीय घाटा है उसकी भरपाई करने के लिए। तो दो तरह का अनुदान देगा। एक तो अनुदान देगा कि भैया आप अपने राज्यों में योजनाओं को लाइए, उसके लिए हम उनके लिए अगर हम अनुदान दे रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे योजना अनुदान। क्या बोलेंगे? योजना अनुदान कहेंगे। और अगर आपका यहाँ पे घाटा हो गया है, बजट आप कम लाए थे लेकिन आपका मतलब आपके पास आय कम आया लेकिन आपके व्यय ज़्यादा हो गया, आप जितना का बजट बनाए थे उससे ज़्यादा खर्चा हो गया है, यानी कि आप घाटे में चले गए हो, तो उस घाटे की भरपाई करने के लिए, यानी कि व्यापार जो आपका फिजिकल डिफिसिट है, यानी कि जो आपका वित्तीय जो घाटा है उसको फुलफिल करने के लिए गैर योजना अनुदान भी देता है गवर्नमेंट 275 के तहत। समझ में आ गया? आगे देखो, ये अनुदान जो है वो सशर्त या फिर आशर्त हो सकते हैं, यानी कि ये शर्तों के साथ भी हो सकते हैं, कंडीशन के साथ भी हो सकते हैं, और कभी कभी ये बिना कंडीशन बिना शर्तों के साथ भी हो सकते हैं, जो केंद्र को राज्यों पर नियंत्रण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए आपदा राहत या फिर पिछड़े राज्यों के लिए विशेष अनुदान। तो समझ में आया ना? जी हाँ, कि ये जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अनुदान दे रही है, ग्रांट्स दे रही है, एड्स दे रही है, यानी कि सहायता दे रही है, इसके तहत वो क्या कर रही है? उनके ऊपर कंट्रोल कर रही है ना, नियंत्रण कर रही है ना। एक तो उनको योजना अनुदान देती है योजनाओं को लाने के लिए, परियोजनाओं को लगाने के लिए। साथ ही साथ कभी भी अगर आपका वित्तीय घाटा होता है, यानी कि फिजिकल डिफिसिट होता है, तो उसको भी बैलेंस करने के लिए गैर योजना अनुदान भी देती है गवर्नमेंट, और इसके तहत केंद्र सरकार जो है वो राज्यों के सरकारों के ऊपर कंट्रोल करती है। और कभी कभी ये सभी क्या करता है, दिखते होंगे कभी कभी ना, आपदा होता है या फिर जो भी पिछड़े राज्य हैं उनके लिए अनुदान भी देती है। तो ये आपदा राहत के लिए भी अनुदान देता है केंद्र सरकार। साथ ही साथ जो भी पिछड़ा राज्य हैं उसको भी उत्थान करने के लिए, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए भी जो है वो अनुदान वगैरह देता है। समझ में आया ये बात?
आगे देखिए, 2 डायमेंशन कवर हो गया आपका। तीसरा डायमेंशन है ऋण या फिर उधार, यानी कि लोन और बोरिंग, ये भी देता है गवर्नमेंट। तो अनुच्छेद 292 से लेके अनुच्छेद 293 में ये चर्चा किया गया है कि इसके तहत केंद्र अंतर्राष्ट्रीय ऋण ले सकता है। यानी देखो, केंद्र सरकार भी लोन लेता है भाई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, जैसे कि IMF से हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक से हो जाएगा, आसियान डेवलपमेंट बैंक से हो जाएगा, फिर आपका AIIB यानी कि आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन सभी बैंकों से वो लोन लेता है, या फिर विदेशी जो भी देश है उनकी सरकारों से लोन लेता है। तो बोला जा रहा है कि 92 से अनुच्छेद 292 से 293 के तहत जो केंद्र सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लोन ले सकता है, जबकि राज्य सरकार केवल केंद्र सरकार से या फिर उसकी अनुमति से बाहर से लोन ले सकता है। अगर देखो, अगर केंद्र सरकार को लोन चाहिए या फिर उनको उधार चाहिए, यानी कि लोन और बोरिंग यानी कि ऋण और उधार चाहिए, तो 292 293 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लोन लेगा। लेकिन अगर केंद्र के बाद अगर राज्यों को लोन चाहिए, यानी कि राज्य सरकारों को लोन चाहिए, तो वो डिपेंड करेगा केंद्र सरकार के ऊपर, या फिर वो अनुमति लेगा केंद्र सरकार से, तब वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लोन लेगा। लेकिन पहले उसको केंद्र सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, ऐसा स्थिति होने नहीं देता है कोई भी देश, इनफैक्ट भारत भी। जबकि राज्य केवल केंद्र या फिर केंद्र की अनुमति से ही उधार ले सकता है बाहर, यह केंद्र की प्रमुखता दर्शाता है, लेकिन राज्यों को बाजार से उधार लेने की अनुमति भी है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसको सबमिट कर दिया गया है। यानी कि एक आप देखते होंगे FRBM एक्ट, ये आया था 2013 में, फिर इसमें संशोधन किया गया 2020 में। तो आप देखते होंगे ना कि ये वही बताया गया फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो वित्तीय रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व है किसके ऊपर, बजट मैनेजमेंट यानी कि बजट का प्रबंधन करने में। तो यही चीज़ कि अगर आपको कभी भी पैसे की आवश्यकता हो रही है, आपका बजट गड़बड़ा गया है, तो ऐसे में जब केंद्र सरकार का बजट गड़बड़ाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेता है, और जब राज्य सरकार का बजट गड़बड़ाता है तो वो केंद्र सरकार से लेता है उधार, लोन, या फिर अगर वो केंद्र सरकार की अनुमति से वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी लोन ले सकता है। समझे, इस तरह से है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है। और जो आपका FRBM जो एक्ट है उसके तहत कुछ इसको ना सीमित कर दिया गया है, यानी कि केंद्र, इसमें बोला जाता है कि केंद्र सरकार की जो प्रमुखता दर्शा रहा है इसमें, या आप केंद्र सरकार से लोन लो, राज्यों को बोला जा रहा है, या फिर राज्यों को बाजार से भी उधार लेने की अनुमति है, वो मार्केट से भी पैसा ले सकता है भाई, अपना बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बेच दिया इस तरह से। और इसको कंट्रोल किया जा रहा है किसके तहत, FRBM एक्ट के तहत। आगे देखिए, प्राकृतिक में ये जो संबंध है वो आपका असंतुलित है। असंतुलित क्यों है वो देखिए, बैलेंस में नहीं है, वित्तीय संबंध जो है वो बैलेंस में नहीं है। क्यों नहीं है वो देखिए, क्योंकि केंद्र के पास अधिक राजस्व स्रोत है, यानी कि पैसा ज़्यादा है केंद्र के पास, लगभग 60 से 70% कुल राजस्व का, जबकि राज्यों पर व्यय का बोझ अधिक है। जी हाँ, ये तो वही बात हो गया ना, केंद्र के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, अगर 100 रुपया है तो 100 रुपये में 70% केंद्रों को ही मिल रहा है, जबकि उनको ज़्यादा काम भी नहीं करना है। और राज्यों की बात करें तो राज्यों को 100 रुपये में 40 रुपये मिल रहा है, 100 रुपये में 30 रुपये मिल रहा है, और उनको ज़्यादा काम भी करना है, यानी कि व्यय का बोझ इनके ऊपर ज़्यादा है, जैसे कि शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, कृषि के ऊपर, इन सभी के ऊपर जो व्यय करना है वो सब राज्य सूची का विषय डाल दिया गया, यानी कि राज्यों को ही खर्च करना है। तो यह सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म की विशेषता है, यानी कि सेंटर को ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, सेंटर को काम भी कम करना है, और राज्यों को कम पैसा दिया जा रहा है, उनको काम भी ज़्यादा करना है, यानी कि इसको पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया है इस संघवाद को किसके तरफ, तो ये सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म, यानी कि केंद्रीय संघात्मक व्यवस्था, और उसका ये विशेषता है, यानी कि केंद्र तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, जहाँ राज्यों की निर्भरता सुनिश्चित करती है, यानी कि राज्य जो है वो केंद्र के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड
फेडरलिज्म, यानी कि राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है, डिपेंड है। हालांकि जीएसटी जैसे सुधारों ने सहयोगी संघवाद को बढ़ावा दिया है, यानी कि जो आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है इसको बढ़ावा दिया है जीएसटी आने के बाद। इसका प्रकृति कैसा था, तो इसका प्रकृति पहले था आपका सेंट्रलाइज फेडरलिज्म, यानी कि केंद्र की तरफ ज़्यादा हम लोग का डिपेंडेंसी था। लेकिन जब से 2017 में हम लोग का जीएसटी आया है तो हम लोग का कोऑपरेटिव हो गया है, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया है, यानी कि सहकारी संघवाद हो गया है, यानी कि अब दोनों का पार्टिसिपेट अब बढ़ गया है। केंद्र भी पार्टिसिपेट कर रहे राज्यों में और राज्य भी पार्टिसिपेट कर रहे केंद्र में। ठीक है, पहले केंद्र के ऊपर ज़्यादा हम लोग को डिपेंड रहना पड़ता था, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म। और अब केंद्र और राज्य दोनों को सहायता, मतलब ये दोनों भाईचारे के साथ सिद्धांत पे कार्य कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिला के काम कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सहयोगी संघवाद या फिर सहकारी संघवाद, यानी कि सपोर्टिव फेडरलिज्म या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब ये जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्तीय जो संबंध हो रहा है, इस वित्तीय संबंध का आखिर महत्व क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है महत्व को समझना। तो ये संबंध भारतीय संघवाद की रीढ़ है और ये कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जी सही बात है, ये भारतीय संघवाद का रीढ़ है, यानी कि एक तरह से बैकबोन है ये, और ये कई सारे कारणों से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्व है। कैसे कैसे वो देखिए, महत्व किन किन क्षेत्रों में है। तो पहला कि आपका आर्थिक संतुलन में और आपका विकास में, यानी कि इकोनॉमिक बैलेंस में और आपका डेवलपमेंट में। दूसरा है राष्ट्रीय एकता और स्थिरता, यानी कि इकोनॉमिक इंटीग्रिटी और आपका स्टेबिलिटी। फिर आपका जो भी संघीय सिद्धांत है उसका संरक्षण करने में, संघीय सिद्धांत यानी कि फेडरलिज्म का जो भी कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, उसको प्रोटेक्ट करने में। और साथ ही साथ ये आर्थिक सुधारों का भी आधार है, यानी कि जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म होगा उसका भी बेस तैयार होता है यहीं से ही। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग ये आर्थिक संतुलन और विकास में महत्वपूर्ण है कैसे। तो भारत जैसे विविध देश में, यानी कि भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो भारत जैसे विविध देश में अमीर राज्य जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, और गरीब राज्य जैसे कि झारखंड है, बिहार है, इसके बीच में जो असमानता का जो गैप है बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इसका जो गैप है, इसका जो अंतराल है, इसका जो खाई है बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी कि भारत में विविधताओं वाला देश है भारत। एक तरफ तो यहाँ पे आपको अमीर से अमीर राज्य भी मिलेंगे, एक तरफ आपको गरीब से गरीब राज्य भी मिलेंगे। एक तरफ आपका महाराष्ट्र और गुजरात जैसा इतना डेवलप स्टेट मिलेंगे, और वहीं एक तरफ आपका झारखंड बिहार जैसा इतना अंडर डेवलप स्टेट मिलेंगे। वित्तीय संबंध जो है वो इन असमानताओं को कम करता है, यानी कि ये जो गैप है इस गैप को भरने का और कम करने का प्रयास करता है वित्तीय संबंध के द्वारा। जैसे कि केंद्र से अनुदान के माध्यम से पिछड़े राज्यों का विकास होता है, यानी कि केंद्र सरकार अनुदान देता है, ग्रांट्स देता है, एड्स देता है राज्य सरकारों को, और जिसके तहत क्या होता है उनका विकास होता है, पिछड़े क्षेत्रों का, बैकवर्ड एरियाज का। और यह राष्ट्रीय विकास का जो लक्ष्य है जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको भी फुलफिल करने में सहायता देता है। यानी कि हम लोग का जो सस्टेनेबल गोल्स है 17 गो, इस गोल को भी फुलफिल करने में ये मदद देता है वित्तीय संबंध, क्योंकि ये असमानताओं को कम करता है। दूसरा देखिए राष्ट्रीय एकता और स्थिरता। तो राष्ट्रीय एकता और स्थिरता क्या है, तो वित्तीय निर्भरता केंद्र को राष्ट्रीय नीति, जैसे कि एक राष्ट्र एक कर, जैसे अभी आप देखते होंगे ना कि एक देश एक कानून, एक देश एक वोट, ये सब सिस्टम आ रहा है ना, तो इस तरह एक देश तो एक टैक्स, ये सभी जो पॉलिसी है वो पूरे देश को एकीकृत करता है, यानी कि ये राष्ट्रीय एकता और स्थिरता को बढ़ाता है। तो वित्तीय निर्भरता है हम लोग का, यानी कि राज्यों का निर्भरता है केंद्र के ऊपर, तो ऐसे में ये जो भी आपका राष्ट्रीय एकता का जो सवाल है इसको ये ठीक रखता है, समझे। तो वित्तीय निर्भरता केंद्र को राष्ट्रीय नीतियों जैसे कि एक राष्ट्र एक कर, इसको लागू करने में सक्षम बनाती है वित्तीय निर्भरता। तो वित्तीय निर्भरता होना भी अच्छी बात है, ताकि हम लोग डिपेंड रहे केंद्र सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार हम लोग को जोड़ के रखे। तो बोला जा रहा है कि वित्तीय निर्भरता केंद्र को राष्ट्रीय नीतियों
को लागू करने में सक्षम बनाती है, जो कि क्षेत्रीय अलगाववाद को रोकती है। अगर कोई भी एरिया ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है केंद्र के साथ, तो वैसे में वो तो आपका रीजनल अलगाववाद का सिद्धांत आ जाएगा ना। वो बोलेगा हमको ज़रूरतें नहीं है, हमको अलग कर दो। तो ये आपका क्षेत्रीय अलगाववाद को बढ़ावा देती है। समझ में आ गया ये इस तरह से? तो ये आपको समझना होगा। तो वित्तीय निर्भरता केंद्र को राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने में सक्षम बनाती है, जो कि क्षेत्रीय अलगाववाद को रोकती है। उदाहरण स्वरूप कोविड-19 महामारी में केंद्र ने राज्यों को विशेष अनुदान दिए थे, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली क्या हुई थी, मजबूत हुई थी। तो केंद्र सरकार कोविड-19 के टाइम में भी देखिएगा राज्यों को ग्रांट्स वगैरह, अनुदान वगैरह दिया था। तो इस तरह से राष्ट्रीय एकता और स्थिरता में भी वित्तीय संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा संघीय सिद्धांतों का संरक्षण करने में कैसे, वो देखिए। ये संबंध राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करते हैं, जी हाँ, ऑटोनोमस शक्ति देता है, लेकिन केंद्र की प्रमुखता सुनिश्चित भी करते हैं। यानी कि भैया घर में जैसे हाल है, यानी कि बाबूजी हम लोग को आज़ादी तो दिए हैं, लेकिन कुछ भी करने की आज़ादी नहीं दिए हैं। मतलब हम लोगों को आज़ादी दिए हैं, बाबू घूमना फिरना छोटा बहुत काम कर लो तुम, लेकिन अगर तुमको कहीं दूर जाना है, दिल्ली मुंबई घूमने के लिए जाना है, तो बड़ा बड़ा कदम तुम नहीं उठाएगा, छोटा छोटा कदम उठा सकते हो भाई। छोटा छोटा कदम उठाने का अधिकार है, लेकिन बड़ा बड़ा कदम उठाने का अधिकार नहीं है। वही चीज़ है कि ये संघीय सिद्धांतों का संरक्षण करता है। यानी कि ये जो वित्तीय संबंध है वो राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करते तो हैं, लेकिन केंद्र की प्रमुखता को भी ये सुनिश्चित करते हैं। और महत्वपूर्ण रूप से वे राजनीतिक स्थिरता बनाए रखते हैं, जैसे कि चुनावी वर्षों में अनुदान को बढ़ाकर। तो ये मुख्य रूप से ध्यान देता है पॉलिटिकली स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने में, यानी कि राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि चुनावी वर्षों में अनुदान को बढ़ाकर। आगे देखिए, आपका आर्थिक सुधारों का आधार भी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का ये आधार भी है, बेस है। कैसे? तो नीति आयोग, जो कि योजना आयोग को रिप्लेस करके आया 2017 में, तो बोला जा रहा है कि नीति आयोग और आपका जीएसटी काउंसिल जैसे संस्थान, यानी कि जीएसटी काउंसिल जो कि आपका आर्टिकल 279 क्लॉज ए में है, और नीति आयोग, इन जैसे जो भी संस्था का निर्माण हुआ है, इन संस्थाओं के द्वारा ये जो संबंध है, वित्तीय जो संबंध है, इनके ऊपर डिपेंड है अब। यानी कि वित्तीय संबंध को नीति आयोग और आपका जीएसटी काउंसिल देखता है, और ये क्या करता है, ये निवेश को भी आकर्षित करते हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाते हैं, ग्लोबल कंपटीशन को भी बढ़ाते हैं। तो सुधार कर रहे हैं ना, तो यही चीज़ बोला जा रहा है, आर्थिक सुधारों का ये आधार है। कैसे? तो नीति आयोग और जीएसटी काउंसिल जैसे संस्थान इन संबंधों पर आधारित है, यानी कि वित्तीय संबंधों पे ही आधारित है, और ये सभी क्या कर रहे हैं, निवेश को भी आकर्षित कर रहे हैं, साथ ही साथ ग्लोबल कंपटीशन को भी ये लोग बढ़ा रहे हैं। हालांकि चुनौतियां जैसे कि राज्यों की बढ़ती कर्ज का जो बोझ है वो भी बढ़ रहा है, यानी कि कर्ज का बोझ और केंद्र सरकार की जो शर्त के साथ जो अनुदान है, इस महत्व को रेखांकित करती है, यानी कि लिमिट करती है। यानी बोला जा रहा है कि आर्थिक सुधारों का आधार है। तो एक तरफ बोला जा रहा है कि नीति आयोग और जीएसटी काउंसिल जैसा जो भी संस्थान है वो इन संबंधों को और भी ज़्यादा बेहतर कर रही है, आकर्षित कर रही है, ग्लोबल कंपटीशन के दायरे में ला रही है, लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि राज्यों का कर्ज बढ़ रहा है केंद्र के ऊपर, और साथ ही साथ केंद्र सरकार जो भी अनुदान देती है उसमें शर्त बहुत लगा देती है। आप अगर 2023 का एग्जाम्पल लीजिएगा तो 50 लाख करोड़ से भी अधिक बोझ है, कर्ज है राज्यों का केंद्र के ऊपर। तो ये सभी रेखांकित करती है, इसके महत्व को सीमांकित करती है। आगे देखिए, ये जो संबंध है वो आपका आर्थिक संकट हो, जैसे कि 2008 में आया था आपका वैश्विक मंदी, ग्लोबल रिसेशन आया था, इसमें बफर प्रदान करते हैं, और जहां केंद्र राज्यों को सहायता देता है, कुल मिलाकर वे भारत की आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ओवरऑल देखिएगा तो ये जो वित्तीय संबंध जो है वो आपका 2008 में जैसे कि आर्थिक मंदी आया था उसमें ये बफर प्रदान किए थे, यानी कि स्टॉक हम लोग के पास बढ़ गया था, उत्पादन ज़्यादा हुआ था, तो हम लोग को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था ग्लोबल मंदी का।
तो जब भी आपका पूरे विश्व में मंदी चल रहा था, हम लोग ठीक ठाक थे, हम लोग का अर्थव्यवस्था बढ़िया 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 चल रहा था। पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था डगमगा गया था 2008 में, बट हमारे यहाँ पे अर्थव्यवस्था बढ़िया चल रहा था क्योंकि हमारे पास बफर स्टॉक था। तो हम लोग उत्पादन, वितरण और जो आपका उपभोग वाला प्रक्रिया था, इसको हम लोग चला ले गए थे। तो कभी कभी ये अच्छा भी देता है, कभी कभी हमारे लिए लाभकारी भी हो जाता है, जो कि केंद्र और राज्यों को सहायता भी देता है। आगे देखो, कुल मिलाजुला कर देखा जाए तो कुल मिलाकर बात ऐसा है कि भारत का जो भी इकोनॉमिक प्रगति होगा और जो भी सामाजिक न्याय होगा, सोशल जस्टिस, इसको सुनिश्चित करने में वित्तीय जो संबंध है वो भूमिका निभाता है। तो यहाँ तक हम लोग, तो ये पहला जो टॉपिक था आपका केंद्र और राज्यों के बीच में जो आपका वित्तीय संबंध वाला जो है पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग कवर किए यहाँ से यहाँ तक। ये जो है संबंध, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक कवर कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे ये जो आपका केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध है, इस संबंध में वित्त आयोग की भूमिका क्या है। तो अब हम लोगों को वित्त आयोग की भूमिका के बारे में देखना होगा। ठीक, तब हम लोगों को वित्त आयोग की भूमिका के बारे में देखना है। तो यहाँ पे रहा आपका वित्त आयोग की भूमिका। तो वित्त आयोग की भूमिका क्या है उसको भी देख लीजिए शॉर्ट में। इस सब टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप इस सब टॉपिक को स्टार्ट तैयार कर लीजिए कि एटलीस्ट अगर आ जाए ना तो कम से कम आप 7 पेज 8 पेज लिखने के लिए आपके पास कंटेंट हो ऐसा। तो केंद्र राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध है, इसमें वित्त आयोग की भूमिका क्या है उसको भी देख लीजिए। तो वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, वित्त आयोग का चर्चा। और वित्त आयोग जो है वो एक आपका अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक यानी कि ये पूरा न्यायिक निकाय नहीं है, अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी कि ये हाफ जुडिशरी है। तो वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 वर्षों में गठित किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्षों में होगा, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। और इसकी मुख्य भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करना है। तो वित्त आयोग का एक ही काम है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्तीय संसाधनों का जो वितरण हो रहा है, इसको पार्शियल और एकदम निष्पक्ष करना है। ठीक है। और ये जो आपका वित्त आयोग है वो आपका अर्ध न्यायिक निकाय है, आर्टिकल 280 में है। प्रेसिडेंट इसको गठन करता है हर 5 सालों में, और इसका कार्य है वित्तीय संसाधनों का निष्पक्ष निष्पादन करना या निष्पक्ष वितरण करना केंद्र और राज्यों के बीच। आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 गो सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष होगा, 4 गो सदस्य होगा। और अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आमतौर पर ये अर्थशास्त्री होते हैं या फिर कोई भी न्यायाधीश भी होते हैं। तो जो न्यायाधीश होंगे और जो भी अर्थशास्त्री होंगे वही वित्त आयोग का अध्यक्ष होंगे, और इसके अलावा 4 गो इसमें और भी सदस्य होते हैं। वित्त आयोग की प्रमुख भूमिकाएं हैं वो भी देख लीजिए। तो करों का हिस्सा सिफारिश, यानी कि जो टैक्स का जो हिस्सा है इसका भी सिफारिश किया है वित्त आयोग के द्वारा। तो बोला जा रहा है कि आयोग केंद्र के द्वारा एकत्रित कर, आयोग यानी कि वित्त आयोग की बात की जा रही है। तो वित्त आयोग जो है केंद्र के द्वारा जो भी कलेक्ट किया जाता है टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इन सभी, इसमें राज्यों को कितना प्रतिशत देना चाहिए इसकी भी सिफारिश करता है। यानी कि ये सिफारिश करता है कि केंद्र सरकार जो भी टैक्स कलेक्ट करता है, संग्रहित करता है, उससे राज्यों को कितना टैक्स देना चाहिए ये सिफारिश भी करता है। उदाहरण स्वरूप अभी तो 16वां वित्त आयोग चल रहा है, अरविंद पनगड़िया उसके अध्यक्ष है, 4 गो सदस्य हैं। लेकिन इससे पहले जो आपका 15वां वित्त आयोग चला था जिसके अध्यक्ष थे NK सिंह, जो कि 2021 से लेकर 2026 तक इसका टाइम पीरियड था। 2021 से 2026, फिर 2026 से 2031 तक आपका चलेगा 16वां वित्त आयोग। और 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है NK सिंह। ये आपका 2021 से 26 तक चला है। फिर अब 26 से 31 तक चलेगा 16वां वित्त आयोग, और उसका हेड अरविंद पनगड़िया है। तो ये जो 15वां वित्त आयोग जो था उसका सिफारिश था कि जो भी केंद्र को जो भी राजस्व वो जो संग्रह कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, उसका पहले तो बताया गया था 50% हिस्सा देना है, और अब बोला जा रहा है कि 41% हिस्सा सुझाया है। यानी कि 41% हिस्सा जो है वो राज्यों को देना है टोटल रेवेन्यू का। और 14वां जो वित्त आयोग था उसमें ये जो कितना था 42%, यानी बोला गया था 14वें वित्त आयोग में कि जो केंद्र सरकार जो राजस्व का संग्रह कर रही है उसका 42% राज्यों को दीजिए।
फिर 15वां वित्त आयोग बोला कि 41% दीजिए, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सब करों का जो हिस्सा होना चाहिए इसमें भी सिफारिश करता है। लेकिन जनसंख्या और विकास मापदंडों पर यह आधारित होना चाहिए, यानी कि आपको जनसंख्या को भी हिसाब में रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि असम का जनसंख्या थोड़ा कम है और बिहार और झारखंड की जनसंख्या ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। झारखंड की बात करें तो 3,29,88,134 है 2011 के अनुसार। अब तो हमको लगता है कि 4 करोड़ हो जाएगा, 5 करोड़ पहुंच जाएगा झारखंड की जनसंख्या। 5 करोड़ झारखंड में जनसंख्या है, इतना इतना तो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया भारत से भी बड़ा क्षेत्रफल में है। और अगर असम की बात करें तो वहाँ पे 1 करोड़ जनसंख्या होगा। तो असम में 1 करोड़ जनसंख्या है और झारखंड में 3.5 करोड़ जनसंख्या है। दोनों को अगर आप बराबर दोगे तो न्याय है क्या? नहीं है ना, अन्याय हो रहा है ये। तो ये सभी किसके ऊपर? जनसंख्या के ऊपर और विकास मापदंडों पे भी आधारित होना चाहिए, ये सभी जो सिफारिशें हैं। तो केंद्र सरकार ये जो वित्त आयोग है, ये वित्त आयोग सिफारिशें भी करता है, जैसे कि करों का हिस्सा में सिफारिश करता है। फिर आपका ये अनुदान का भी, ग्रांट्स का भी सिफारिश करता है। कैसे, वो देखिए, बोला जा रहा है कि वित्त आयोग जो है वो राज्यों को जो भी अनुदान दिया जाता है 275 के तहत, उसकी भी सिफारिश करता है। जैसे कि राजस्व घाटे वाले राज्यों में, जैसे कि पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पे आपका राजस्व घाटा हो जाता है, यानी कि फिस्कल डिफिसिट हो जाता है, उनके लिए ये क्षैतिज संतुलन सुनिश्चित करता है, जहाँ अमीर राज्यों से गरीब को सहायता मिलती है। अच्छा, तो ये जो वित्त आयोग जो है वो रिकमेंडेशन देता है आर्टिकल 275 के तहत, जो हम लोग ग्रांट्स देते हैं राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा। तो बोला जा रहा है कि वैसे राज्य जहाँ पे राजस्व घाटा हो गया, यानी कि फिस्कल डेफिसिट हो गया है, वहाँ पे आप क्या करो, जैसे कि पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ पे आप क्या करो, उनके लिए राजस्व घाटा भी दो। पूर्वोत्तर राज्यों में सिफारिश करता है। अब बोला जा रहा है ये जो सिफारिश है ये आपका क्षैतिज संतुलित करता है, क्षैतिज को संतुलन करता है। यानी कि जो आपका, ये आपको बताया गया 2 तरह का है, एक आपका संबंध होता है, एक आपका ऊर्ध्वाधर संबंध होता है, एक आपका क्षैतिज संबंध होता है। तो ऊर्ध्वाधर संबंध और क्षैतिज संबंध हम लोग बताए थे। तो ऊर्ध्वाधर संबंध आपका केंद्र और राज्य के बीच में, और क्षैतिज संबंध राज्यों के बीच में। तो अगर आप एक राज्य में फिस्कल डिफिसिट हो गया है, एक राज्य ठीक ठाक है, तो जो ठीक ठाक है उसको आप अनुदान मत दो, लेकिन जो फिस्कल डिफिसिट में उसको आप अनुदान दो। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जो राज्यों के बीच में जो संबंध है, क्षैतिज संबंध, इसमें समायोजन होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, जहां अमीर राज्यों से गरीबों को भी सहायता मिलेगी। यानी कि अमीर से पैसा लो, गरीब में दे दो, तो दोनों के बीच में जो खाई है उसको भी आप कम कर पाओगे। समझे? इसके अलावा वित्त आयोग की कुछ और भी सिफारिशें हैं, जैसे कि वित्तीय सलाह। तो बोला जा रहा है कि आयोग जो है वो पंचायतों और नगर पालिकाओं को अनुदान, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें और अन्य वित्तीय मामलों पर सलाह देता है। यानी कि ये जो वित्त आयोग है वो पंचायत को भी, नगर पालिका को भी अनुदान देने का बात करता है, और साथ ही साथ जो आपका राज्य वित्त आयोग है इसकी सिफारिशें भी करता है, और जितने भी अन्य जो भी मामले हैं उनकी भी सिफारिशें करता है वित्त आयोग के द्वारा। यानी कि वित्त आयोग पंचायत और नगर पालिकाओं को भी अनुदान देने की बात करता है। अभी तक तो नहीं मिलता है, लेकिन उसको भी देने की बात करता है। और ये आपका आर्टिकल 280 क्लॉज 3 की क्लॉज सी में है। तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है, और आर्टिकल 280 का क्लॉज 3 और उसका भी क्लॉज सी, यानी कि आर्टिकल 280 के क्लॉज 3 के भी सब क्लॉज सी में पंचायत और नगर पालिकाओं को भी अनुदान देने की बात की गई है। ठीक है। और ये जो है आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में संसाधन आवंटन पर फोकस करता है। यानी कि वित्त आयोग बोलता है कि पंचायत को भी, नगर पालिकाओं को भी अनुदान दीजिए। साथ ही साथ राज्य का जो वित्त आयोग है उसकी भी सिफारिशें करता है। यानी कि वित्त आयोग आपका केंद्र में भी होता है, राज्यों में भी होता है। तो ये केंद्र का वित्त आयोग सिफारिश तो कर ही रहा है, साथ ही साथ राज्यों का भी जो वित्त आयोग है उसके लिए भी सिफारिश करता है, और अन्य भी जितने भी वित्तीय मामले हैं उनकी भी सिफारिशें करता है वित्त आयोग। और साथ ही साथ ये आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में संसाधनों का आवंटन होना चाहिए, यानी कि आपदा के लिए, डिजास्टर के लिए भी, और साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपको देना पड़ेगा वित्तीय फंड, यानी कि फंड देना पड़ेगा,
BTA आवंटन करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी ये फोकस करता है। इसके अलावा नीति प्रभाव की अगर हम लोग बात करें तो आयोग की रिपोर्ट जो है वो संसद में रखी जाती है। नीति का प्रभाव क्या होता है, तो बोला जा रहा है कि ये जो आयोग का जो रिपोर्ट है वो संसद में रखा जाता है, जो कि बाध्यकारी नहीं होती है, मैंडेटरी नहीं है, रख भी सकता नहीं भी रख सकता है, लेकिन आमतौर पर लागू होती ही होती है। अच्छा हाँ, जनरली रखा ही जाता है लेकिन बाध्यकारी नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये रखा ही जाता है। यह संघवाद को क्या करता है, मजबूत करता है, फेडरलिज्म को ये मजबूत करता है। जैसे 15वें वित्त आयोग ने GST क्षतिपूर्ति को बढ़ाया था, यानी कि जो आपका 15वां जो वित्त आयोग है वो अपना रिपोर्ट पेश किया, उसके बाद GST का जो क्षतिपूर्ति था, कंपनसेशन था, उसको बढ़ाया था। तो इसका प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। अब देखिए आयोग की जो प्रमुख भूमिका है हम लोग किसमें देखें। पहला, ये करों का हिस्सा में सिफारिश किया, अनुदान का सिफारिश किया, वित्तीय सलाह दिया और नीति प्रभाव भी इसका है। इसके अलावा आयोग की जो भूमिका है वो आपका निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। जी हाँ, आयोग की भूमिका क्या है कि ये आपका निष्पक्षता को यानी एकदम पूरा सबके साथ न्याय, इसको ये सुनिश्चित करता है। लेकिन इसकी कभी कभी आलोचना भी होती है। इसका आलोचना ये होता है कि आपका केंद्र प्रभावित है, यानी केंद्र सरकार से ये इफेक्टिव है, प्रभावित है, फिर भी यह वित्तीय संघवाद का एक अभिन्न हिस्सा या फिर एक अभिन्न अंग बना हुआ है। तो इसका कितना भी इसका क्रिटिसिज्म कर भी लो, लेकिन एक तरह से ये जो आपका वित्तीय संघवाद है यानी कि आपका फाइनेंशियल जो फेडरलिज्म है, इसका एक अभिन्न हिस्सा, एक अभिन्न अंग बना हुआ है। कौन? वित्त आयोग। अब हम लोग वित्त आयोग का एक थोड़ा सा इसका निष्कर्ष देख लेंगे। ये जो टॉपिक था आपका, मतलब ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था कि केंद्र और राज्यों का जो वित्तीय संबंध की जो प्रकृति है, इस प्रकृति को हम लोग बताए, इसका महत्व को बताए, इसकी चर्चा की हम लोग, साथ ही साथ जो वित्त आयोग की जो भूमिका है उसको भी हम लोग बता दिए। अब हम लोग इसका कंक्लूजन करते हैं लास्ट में। कंक्लूजन में क्या लिखिएगा, तो कंक्लूजन में आप लिखिएगा कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध भारतीय संघीय ढांचे की आधारशिला है। यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध जो है वो भारतीय संघात्मक व्यवस्था का एक आधारशिला, एक बेस है, जो कि केंद्र की प्रमुखता और राज्यों की स्वायत्तता के बीच संतुलन है। यानी कि केंद्र को प्रमुख, यानी कि केंद्र को ज़्यादा पावर दिया गया है, यानी केंद्र की प्रमुखता है, लेकिन राज्यों को भी स्वायत्तता यानी कि राज्यों को भी अधिकार दिया गया है। तो केंद्र की प्रमुखता और साथ ही साथ राज्यों की स्वायत्तता, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाया गया है, संतुलन बनाया गया है। और इनकी प्रकृति असंतुलित लेकिन सहयोगी है। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध का जो प्रकृति है वो संतुलित नहीं है भैया, असंतुलित है। कैसे? केंद्र सरकार को या केंद्र को ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हो रही है लेकिन काम कम करना है, और राज्यों को केंद्र की अपेक्षा कम राजस्व की आपूर्ति हो रही है लेकिन इसको काम ज़्यादा करना है। तो इसका प्रकृति कैसा है? असंतुलित है। लेकिन असंतुलित होने के बावजूद भी ये सहयोगी है, यानी कि एक तरह से ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे, सहयोगी संघवाद के सिद्धांत पे कार्य कर रही है, जो कर वितरण, अनुदान, ऋण के माध्यम से कार्य करती है। किस तरह से कार्य करती है? ये कर का वितरण करता है, टैक्स का शेयरिंग करता है, अनुदान देता है, एड्स देता है, ग्रांट्स देता है, सहायता करता है, ऋण देता है, उधार देता है, लोन और बोरिंग दोनों देता है। इसी माध्यम से काम करता है। इसका महत्व किस में है? तो इसका महत्व आपका आर्थिक विकास में है, राष्ट्रीय एकता में है और सामाजिक न्याय में भी ये निहित करता है। यानी कि इसका महत्व आर्थिक विकास, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय में निहित है। यानी कि सभी फील्ड में इसका जो है वो महत्व है, जो कि देश की विविधता को एकजुट रखते हैं। ये क्या करता है? देश का जो विविधता है, डाइवर्सिटी जो है, इसको एक करके रखता है, एकजुट रखता है, इंटीग्रेट करके रखता है। वित्त आयोग इस प्रणाली का एक तरह से संरक्षक है, जो निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करता है। वित्त आयोग, नीति आयोग और आपका GST काउंसिल, ये इसके लिए एक तरह से इस प्रणाली का यानी कि वित्तीय प्रणाली का संरक्षक के रूप में कार्य करता है, और साथ ही साथ ये जो भी वितरण करता है उसको निष्पक्ष करता है, यानी कि एक तरह से निष्पक्ष वितरण को ये सुनिश्चित करता है। और संघवाद को ये क्या करता है? मजबूत बनाता है। फेडरलिज्म को ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। हालांकि इसमें कई सारी चुनौतियाँ भी हैं।
हालांकि चुनौतियां जैसे कि कर्ज और जीएसटी विवाद मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि आपको 2023 में बताया गया था ना, कितना 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 कर्ज है भैया राज्यों का, तो लगभग लगभग कर्ज कितना बताया गया था भाई, रुको तो एक जरा सा, ₹50 लाख करोड़ से भी कर्ज है, 50 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कर्ज है राज्यों का। तो हालांकि ये कुछ कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि बढ़ता कर्ज, इसके अलावा जीएसटी विवाद बहुत ज़्यादा मौजूद है अभी केंद्र और राज्यों के बीच में। लेकिन सुधार भी हुआ है, जैसे कि नीति आयोग आया है, जीएसटी काउंसिल आया है, तो इन सुधारों से ये जो संबंध है, वित्तीय जो संबंध है आपका, वो अब मजबूत हुआ है। और भविष्य में हम लोग देखें तो आपका डिजिटल अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी फोकस करना आवश्यक हो जाएगा, ताकि भारत जो है वो एक समृद्ध संघ बने, यानी कि समृद्ध यानी कि प्रोस्पेक्टिव संघ, यानी कि एक तरह से यूनियन बने। समझ में आया इस बात को? तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तक हम लोग इसको देख चुके हैं। तो केंद्र राज्य के बीच में जो आपका वित्तीय संबंध जो था, उसकी प्रकृति क्या है, उसका महत्व क्या है, वो हम लोग जान गए हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा किए हैं। साथ ही साथ केंद्र राज्य का जो वित्तीय संबंध है, इस संबंध में वित्त आयोग की क्या भूमिका है, उसकी भूमिका को भी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं और उसकी भूमिका को भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज की क्लास का ये पहला पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे पार्ट में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है क्या, तो थोड़ा सा पढ़ना हमको 73वां और जो 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन जो हुआ था उसका वित्तीय पक्ष को देखना है। और साथ ही साथ अभी जो वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, उस 16वें वित्त आयोग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो है वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग को पढ़ लेंगे तो आपका जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इतना तो आप जान लीजिए, इसका आप जब शॉर्ट नोट्स बना लोगे ना, तो आपके पास इतना कंटेंट जो है वो रेडी हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम में इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको मिला जुला कर लिख के आओगे। और 40 नंबर में अगर क्वेश्चन ये आ गया तो एटलीस्ट आप कम से कम 26, 27, 28 ला लोगे। ज़्यादा लाने का लालसा आप मत कीजिए। अगर इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें ना, तो इकोनॉमिक्स में अगर 4 गो पोर्शन है ना लिखने का, 4 गो पोर्शन है आपका, तो अगर आप एटलीस्ट मान लीजिए कि 26, 27 नंबर आ रहा है 40 में, मान लीजिए ना 27 या 28 मान लो, 28 मान लो, 28 नंबर आ रहा है, 40 नंबर का है ना इसलिए, तो 28 नंबर आ रहा है, 28 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये आपका 160 नंबर करेगा, 40 चारों क्वेश्चन लिखने का रहेगा, तो 28 नंबर करेगा। तो अगर हम लोग 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, और 4 दूनी 8, 8 को हटा देंगे मतलब 112 आएगा। 112 नंबर आ रहा है आपका थ्योरी में। और 20 क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर का आपका जो है वो एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो 20 क्वेश्चन में मान लो कि आपका 13 क्वेश्चन जो है वो सही हो गया है, यानी कि 13 दूनी 26 नंबर। तो 112 और प्लस 26 नंबर, 6 और 2 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और इधर आपका 135 आएगा नंबर। तो 135 इकोनॉमिक्स में ख़राब नहीं है भाई, 135 ठीक ठाक है। अगर आप इसको 28 से 29, 30 भी कर लोगे ना तो और भी बेहतर है। तो मान लो ना अगर 135 नंबर भी आपका पेपर 5 में आ रहा है ना, तो ठीक है भाई, क्योंकि पेपर 5 में इकोनॉमिक्स जो है ना, इससे ज़्यादा नंबर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते हो। तो पेपर 5 में 135 काफ़ी है। पेपर 6 में आप लाओ कम से कम 140, 45 लाओ, 45, 50 लाओ, 100 पेपर 6 में कम से कम 145 रहना चाहिए पेपर 6 में। और पेपर 5 में 135 से 140 के बीच में रहना चाहिए। 135 से 140 के बीच में रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर 40 नंबर का आंसर लिखिएगा तो 40 नंबर में एटलीस्ट आपको कम से कम 27, 28, 29 चाहिए, तब ठीक है, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ तक की तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आगे देखिए इसका सेकेंड पार्ट। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन का जो भी वित्तीय पक्ष रहा है उसको हम लोग देखेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग 73वां संविधान संशोधन की हम लोग बात करेंगे। और हम सभी को पता है जो आपका 73वां संविधान संशोधन जो था वो आपका 1992 में आया था और ये आपका पंचायत से संबंधित था। और वहीं अगर हम लोग जब 74वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो वो आपका 1993 में आया था और ये आपका नगर पालिका से संबंधित था। तो पंचायत और नगर पालिका दोनों से संबंधित जो भी आपका वित्तीय पक्ष है उसको हमको देखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग 73वां संविधान संशोधन का वित्तीय पक्ष देखेंगे। तो बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 243 का जो क्लॉज जी है या फिर 247 जी, इसमें प्रावधान है कि राज्य की विधायिका कानून बनाकर पंचायत को वैसा अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बना सकेगा। यानी कि आर्टिकल 243 जी में ये बात बोला गया है कि राज्य की विधायिका यानी कि राज्य का जो विधानसभा है या विधान परिषद, वही विधायिका कहलाएगा ना, वो कानून बना के किसका गठन करेगा? पंचायत का गठन करेगा और पंचायत को वैसा अधिकार देगा, कानून बनाकर पंचायत को वैसे अधिकार देंगे, वैसे राइट्स देंगे जो पंचायतों को स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएगा। यानी कि उनको स्वशासन के रूप में कार्य करने के लिए अधिकार देगा। जैसे कि आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने हेतु, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक न्याय के लिए पंचायत स्तर पे भी योजनाओं का विकास होगा। इसके अलावा 11वीं अनुसूची में जो भी विषय दिए हुए हैं उन विषयों के संदर्भ में योजना निर्माण करने में भी शक्ति देगा। तो ये सभी क्या है? वित्तीय पक्ष है। यानी कि ये सभी क्या कर रहे हैं? पंचायत को अधिकार दे रहे हैं एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने के लिए, यानी कि स्वशासन की संस्था के रूप में ये कार्य कर सकेंगे। समझे ना बात को? तो 11वीं अनुसूची में कितना विषय है? तो पंचायत में आपका 18 विषय है और 12वीं अनुसूची की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें आपका 11 विषय है ना। इसमें हम कन्फ्यूजन होते भाई, एग्जाम में पूछा था 18 विषय है कि 30 विषय है, तो एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा, अभी भी हम याद कर नहीं पा रहे हैं। पंचायत में ज़्यादा विषय है और नगर पालिका में कम विषय है, ऐसे ही कुछ। एक जगह 18 विषय है कि 30 विषय है वो आप देख लीजिएगा, एक बार हल्का से चेक कर लीजिएगा, हमको भी यहाँ पे नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, हम भूल जाते हैं हम भी। तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने के लिए भी अगर अधिकार दे रहा है तो वो पंचायत को एक शासन के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया है। अगर वो 11वीं अनुसूची में जितने भी विषय हैं उन विषयों पे अगर योजना निर्माण कर रहा है तो ये भी स्वशासन के रूप में ये काम करेगा, पंचायत इसका अधिकार दे रहा है। ये हो जाएगा आर्टिकल 243 जी में। अब आइए आर्टिकल 243 एच की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत राज्य की विधायिका को अधिकार है कि वो कानून बनाकर पंचायत को कर आरोपण का अधिकार भी प्रदान करें। यानी कि टैक्स लेने का भी अधिकार अगर दे देगा तो ये भी प्रावधान किया हुआ है। आर्टिकल 243 एच में बोला गया है कि राज्य की जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, उसको ये अधिकार है कि वो कानून बना सकता है और कानून बना के पंचायतों को टैक्स लेने का भी अधिकार दे देगा। जैसे कि पंचायत को कर आरोपण करने का, लगाने का, कर का संग्रहण करने का, लेने का और उपभोग का अधिकार ये सभी दे सकता है, लेकिन इसकी कुछ कुछ सीमाएं भी होगी, यानी इनका जो है वो लिमिटेशन भी होगा। आगे देखिए, राज्य सरकार के द्वारा जो भी आरोपित और जो भी संग्रहित की जाने वाली जो भी कर है, इन सभी करों को पंचायत को प्रदान कर सकता है। अच्छा, राज्य सरकारों के द्वारा आरोपित और जो भी संग्रहित की जाने वाली जो टैक्स है तो उसको वो पंचायतों को भी प्रदान कर सकता है। यानी देखो, जैसे केंद्र सरकार करों का आरोपण करती है, उसका संग्रहण करती है और उसका कुछ हिस्सा शेयर करती है राज्यों के साथ, उसी तरह राज्य सरकार जो भी टैक्स का आरोपण करेंगे और उसका संग्रहण करेंगे तो उसका कुछ हिस्सा शेयर करेंगे पंचायतों के साथ। तो ये पॉसिबल है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, राज्य का जो संचित निधि है यानी कि कंसोलिडेटेड फंड जो है, इससे पंचायत को अनुदान की राशि प्रदान कर सकता है। यानी कि राज्य जो है वो यानी कि राज्य का जो विधान मंडल है जिसमें हम लोग विधानसभा विधान परिषद को शामिल करते हैं, तो राज्य का जो विधायिका है यानी कि विधानमंडल है, विधानसभा विधान परिषद को शामिल करके बोल रहे हैं। झारखंड के संदर्भ में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो राज्य का जो विधायिका है वो राज्य की संचित निधि से पैसा निकाल के पंचायत को अनुदान के रूप में दे भी सकता है।
तो आर्टिकल 243G में, आर्टिकल 243H में क्या कहा गया वो आपको समझ में आ गया है। अब आइए आर्टिकल 243G H के बाद I में चलते हैं। तो आर्टिकल 243I में बोला गया है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का जो है वो गठन किया जाएगा, और राज्यपाल ये जो है वो प्रत्येक 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। यानी कि जैसे ही केंद्र में वित्त आयोग का गठन होता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, एक अध्यक्ष और 4 गो सदस्य होते हैं, ठीक उसी तरह राज्यों में भी जो आपका वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा करने के लिए आर्टिकल 243I के तहत वित्त आयोग का गठन होता है, और जिसका अध्यक्ष 1 और 4 गो सदस्य होंगे, और ये भी किसके द्वारा होता है, तो ये राज्यपाल के द्वारा होता है, यानी गवर्नर के द्वारा होता है। और ये वित्त आयोग राज्यपाल को पंचायत से संबंधित निम्नलिखित अनुशंसाएं प्रदान करता है, यानी कि निम्नलिखित अनुशंसा देता है। यानी कि जो आपका वित्त आयोग है, वित्त आयोग मतलब राज्य वित्त आयोग, यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि राज्य वित्त आयोग, ये किसको देगा, पंचायत से संबंधित प्रावधान किसको देगा, या फिर अनुशंसा किसको देगा, राज्यपाल को देगा। जिससे क्या किया, तो बोलेगा कि राज्य और पंचायत के करों से प्राप्त कुल राजस्व सभी स्तरों के बीच इसका क्षेत्र वितरण होगा। यानी कि राज्य सरकार जो भी टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो उसके बाद राज्य जो है वो पंचायतों को भी अपना हिस्सा कुछ कुछ दे दे, तो ये चीज़ का भी प्रावधान करती है। तो बोला जा रहा है राज्य और पंचायत के बीच करों से प्राप्त कुल राजस्व, यानी राज्य और पंचायत को, या राज्य भी लगा रहा है टैक्स और पंचायत भी लगा रहा है टैक्स, तो ऐसे में जो पंचायत से और जो राज्यों से जो भी पैसा प्राप्त हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कुल राजस्व बोल रहे हैं, उस कुल राजस्व को सभी स्तरों के बीच इसका क्षेत्र जो है वो इसका क्षेत्र वितरण करना होगा। यानी कि जो पंचायत और जो भी राज्य सरकार कलेक्ट कर रहा है टैक्स, उस टैक्स के पैसा को सभी क्षेत्रों में इसको बांटो। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, आपका स्पोर्ट्स के सेक्शन में, सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में बांटो। आगे देखो, पंचायत को राज्य की संचित निधि से प्राप्त होने वाले अनुदान की राशि, इसकी भी अनुशंसा कर सकता है, यानी कितना अनुदान देना चाहिए। नेक्स्ट, पंचायत की वित्तीय स्थिति में सुधार संबंधी उपाय, तो पंचायत का जो भी वित्तीय स्थिति है उसमें सुधार संबंधित कोई भी उपाय देना है वो भी दे सकता है। और राज्यपाल जो है वो इस रिपोर्ट को विधायिका के समक्ष रखता है। आगे देखिए, राज्य के वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर ही केंद्रीय वित्त आयोग भी पंचायत के संसाधनों में वृद्धि के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने का या उससे संबंधित जो है वो सुझाव देती है। तो राज्य का जो वित्त आयोग है इसके रिकमेंडेशन पे ही केंद्र का जो वित्त आयोग है वो भी पंचायतों के लिए भी कुछ काम करना चाहती है, तो उसके लिए भी संसाधन बढ़ाएगा, वो फंड बढ़ाएगा वो, और संचित निधि से वो पैसा देगा हम लोगों को भी, भारत का भी संचित निधि से पंचायतों के लिए कुछ, तो ये सभी वो कर सकता है। तो ये सभी हम लोग 73वां संविधान संशोधन से संबंधित जो भी वित्तीय पक्ष था वो अब हम लोग देख चुके हैं, यानी कि पंचायत से संबंधित। अब हम लोग नगर पालिका से संबंधित देखते हैं वित्तीय संबंध, यानी कि 74वां जो भी संशोधन था आपका संविधान संशोधन, तो उसका क्या वित्तीय पक्ष है। अभी तक तो हम लोग 73वां संविधान संशोधन का वित्तीय पक्ष देखे, पंचायत से संबंधित क्या क्या पक्ष है। अब हम लोग 74वां वित्तीय पक्ष देखेंगे संविधान संशोधन का नगर पालिका से संबंधित। तो बोला जा रहा है राज्य की विधायिका, यानी कि विधानसभा विधान परिषद को ये बोला जा रहा है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिल के ही दोनों को ही मिलाकर विधायिका कहा जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि राज्य की विधायिका कानून के द्वारा नगर पालिका को भी यह अधिकार प्रदान कर सकती है जो कि इसे स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। यानी कि सेम जैसे कि आपका आर्टिकल 243G में बोला गया था कि राज्य की जो विधायिका है वो कानून बना के पंचायत को अधिकार दे सकती है एक स्वशासन संस्था के रूप में कार्य करने का। ठीक उसी तरह राज्य की विधायिका एक कानून का निर्माण करके नगर पालिकाओं को भी अधिकार दे सकती है स्वशासन के संस्था के रूप में कार्य करने का। ऐसे जो कानून है वो नगर पालिका के लिए शक्ति और उत्तरदायित्व के स्थानांतरण संबंधी प्रावधान शामिल होते हैं। यानी कि ये सभी जो कानून बनता है वो नगर पालिका के लिए शक्ति तो देता ही है, साथ ही साथ उत्तरदायित्व भी देता है, सब कुछ देता है। और इसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल है वो देखिए। आर्थिक विकास सामाजिक योजना के लिए योजना का निर्माण करना, सेम वही जो
पंचायत के लिए था सेम वही यहाँ पे भी ला दीजिएगा। वहाँ पे पंचायत के लिए था आपका 11वीं अनुसूची के विषयों पे उसके संदर्भ में योजना निर्माण करना। अब यहाँ पे हो जाएगा 12वीं अनुसूची के संदर्भ में जो भी विषय है उससे संबंधित योजनाओं का निर्माण करना और क्रियान्वयन करने का अधिकार। ठीक है, वही आगे देखिए, नगर पालिका को राज्य की विधायिका को कानून के द्वारा करारोपण और फंड का भी अधिकार दे सकता है। या देखो, नगर पालिका को राज्य की जो विधायिका है वो कानून का बना के राज्य की विधायिका के द्वारा कानून निर्माण करके नगर पालिकाओं को भी टैक्स कलेक्ट करने का और टैक्स लगाने का अधिकार दिया जा सकता है। जैसे नगर पालिका को कर के आरोपण, संग्रहण और उपभोग का अधिकार होगा, वो दे सकती है। राज्य सरकार के द्वारा वसूल किए जाने वाले जो टैक्स है उस टैक्स में नगर पालिका को भी कुछ पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य की जो संचित निधि है उस संचित निधि से नगर पालिका के लिए भी अनुदान की राशि उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि सेम प्रावधान जो पंचायत के लिए था वही सेम प्रावधान आपका नगर पालिका के लिए भी है। जैसे आपका अनुच्छेद 243 आई में बोला गया था कि 243 तहत बोला गया था कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, तो वहीं उसी तरह 243 तहत नगर पालिका की भी वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और ये जो वित्त आयोग है ये आपका पंचायत का भी लेखा जोखा देखेगा और ये नगर पालिका का भी देखेगा। यानी कि आर्टिकल 243 आई के तहत वित्त आयोग का गठन होगा जो कि वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा, पंचायत का भी नगर पालिका का भी। और ये राज्यपाल को बहुत सारे रिकमेंडेशन देगा, क्या क्या, सेम वही जैसे पंचायत का था। जैसे बोला जा रहा है राज्य के कुल कर राजस्व में राज्य और नगर पालिकाओं के बीच उनके वितरण के सिद्धांत की अनुशंसा करेगा। यानी कि राज्य का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें राज्य का भी हिस्सा और नगर पालिकाओं का भी हिस्सा होना चाहिए, ये अनुशंसा देगा, जैसे उसमें पंचायत का था। फिर आपका नगर पालिकाओं के बीच वितरण के सिद्धांत का अनुशंसा करेगा, यानी कि एक नगर पालिका से दूसरे नगर पालिकाओं में जो वितरण हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, उसके सिद्धांत पे भी कार्य करेगा। यानी कि 36 नगर पालिकाओं को सौंपे जाने वाले करों का निर्धारण, यानी कि नगर पालिकाओं को कितना टैक्स दिया जाएगा, शेयरिंग, वो भी निर्धारण करता है वित्त आयोग। इसके अलावा राज्य की जो भी संचित निधि है उस संचित निधि से नगर पालिकाओं को दिया जाएगा कितना अनुदान, उसकी राशि भी ये तय करता है। इसके अलावा राज्य की नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में अगर कोई सुधार करना है तो उससे सुधार से संबंधित कोई अगर उपाय देना है तो वो भी दे सकते हैं। फिर वही जो कि आपका पंचायत में था वही आपका नगर पालिका में आ जाएगा। फिर बोला जाएगा कि राज्यपाल जो है वो इन अनुशंसाओं को, इन रिकमेंडेशन को राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करता है और नगर पालिकाओं के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए, राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए और केंद्र का जो वित्त आयोग है इसमें भी वो सुझाव देता है। यानी कि नगर पालिकाओं का भी फंड बढ़ाने के लिए, उसका भी संसाधनों में वृद्धि करने के लिए और राज्य का जो संचित निधि है इसको भी बढ़ाने का भी प्रयास करता है केंद्र के द्वारा, केंद्र का वित्त आयोग के द्वारा। यानी कि राज्य का जो वित्त आयोग है वो उनके रिकमेंडेशन के आधार पर ही केंद्र का वित्त आयोग भी कुछ नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान करता है। तो ये आपका 73वां और 74वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था उसका कुछ भी जो वित्तीय पक्ष है आपका पंचायत से संबंधित और नगर पालिका से संबंधित, दोनों एज इट इज लगभग एक ही है, दोनों का शब्दावली भी एक ही है। तो बस अगर एक आप याद कर लीजिएगा दूसरा भी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और इसमें थोड़ा बहुत केवल आपको चेंजिंग कर देना पड़ेगा, तो फिर आपका जो है वो आपके लिए चीज़ें जो है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, अभी तक तो हम लोग का 15वां वित्त आयोग चल रहा था 2021 से 2015 तक। अब हम लोग का 16वां वित्त आयोग आ गया है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कुछ बातें। 16वां वित्त आयोग के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा क्योंकि ये वित्त आयोग 16वां वित्त आयोग हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए 16वां वित्त आयोग के बारे में देखते हैं, तो इसका परिचय देखेंगे। तो बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में उसके तहत हर 5 वर्ष में गठित होने वाला वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय जो संबंध है उसकी सिफारिश करता है वित्त आयोग, जो कि हर 5 साल में गठित होता है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र है। 16वां वित्त आयोग यानी कि 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो आपका 31 दिसंबर 2023 को गठित किया गया है।
यानी कि 16वां वित्त आयोग 31 दिसंबर को ही गठित किया गया है 2023 में, जो कि 15वां वित्त आयोग जिसकी अवधि है 2021 से 2026 के बाद 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक ये लागू होगा। अच्छा, 16वां वित्त आयोग स्टार्ट हो गया है भाई। 16वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? देखो, जब तक ये वर्तमान वित्त आयोग कंप्लीट होगा भी नहीं, उससे पहले ही नया वित्त आयोग बन के रेडी हो जाएगा, कि जैसे ये खत्म होगा वैसे वो स्टार्ट हो जाएगा। एक जो वित्त आयोग है उसका ड्यूरेशन होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, और ये 5 सालों के लिए होगा। जैसे कि इससे पहले जो आपका वित्त आयोग चल रहा था 2021 वाला, वो आपका स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2021 को, और वो ख़त्म हुआ 31 मार्च 2026 को, और यही अभी 2026 में ही ख़त्म हुआ। और 1 अप्रैल 2026 से ही, अभी डेट क्या है? आज आपका डेट है 18 जून 2026, तो 1 अप्रैल 2026 से 16वां वित्त आयोग स्टार्ट हो गया है। तो और ये जो 16वां वित्त आयोग है वो कब से कब तक चलेगा? 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक चलेगा, समझे? और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र राज्य की जो वित्तीय संबंध है उस संबंध को मजबूत करना है, कर का जो वितरण है, टैक्स का जो शेयरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको सुनिश्चित करना है, और स्थानीय निकायों को संसाधन प्रदान करना है। तो जो भी स्थानीय निकाय है, लोकल जो भी बॉडीज़ है, उन सभी को रिसोर्सेज देना है। वर्तमान में यानी कि अक्टूबर 2025 में वित्त आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसकी प्रस्तुति 31 अक्टूबर 2025 तक अपेक्षित है। अच्छा, वर्तमान ये देखो, ये थोड़ा सा पुराना नोट्स है, तो आप इसमें ना करेंट डाटा को भी ऐड कीजिएगा। कैसे? देखिए, 31 अक्टूबर 2025 को 15वां वित्त आयोग जो है वो अपना रिपोर्ट दिया केंद्र सरकार में, केंद्र विधायिका में दिया। तो उस रिपोर्ट को आप थोड़ा सा समरी के तौर पे 5-6 लाइन, आप चाहे यूट्यूब से, आप चाहे गूगल से, आप चाहे बुक से, आप चाहे चैट जीपीटी से, उसको देख लीजिएगा। 5-6 लाइन का या 4-5 लाइन का समरी 15वां वित्त आयोग का रिपोर्ट वाला, जो कि 31 अक्टूबर 2025 को पेश किया गया था राज्य वो केंद्र की विधायिका में, उसको यहाँ पे जोड़ लीजिएगा और अपने शॉर्ट नोट्स में उसको लिख लीजिएगा, ताकि वो आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाओ। अब हम लोग थोड़ा सा वित्त आयोग का जो गठन होता है, इसका जो संरचना होता है, उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है इसीलिए। तो अब हम लोग वित्त आयोग के गठन और इसकी संरचना की बात करते हैं। तो बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित इस आयोग का गठन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा किया जाता है। यानी कि वित्त विभाग का, यानी कि वित्तीय विभाग, वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उसका विभाग होता है आर्थिक मामलों का विभाग। तो आर्थिक मामलों के विभाग जो कि वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आर्थिक मामलों का विभाग यानी कि डिपार्टमेंट आता है, उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति करता है। इसके अध्यक्ष एक है और इसके 4 गो सदस्य हैं। अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, और साथ ही साथ जो पूर्व में जो नीति आयोग जो था उसका ये उपाध्यक्ष रहे थे। यानी कि जो उपाध्यक्ष होंगे नीति आयोग का, वही बाद में अध्यक्ष बनेंगे। तो पहले उपाध्यक्ष थे 15वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया, और अभी ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं, और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर भी रहे हैं, समझे। और इनका जो चयन है, अरविंद पनगड़िया का जो चयन हुआ है, वो आपका आर्थिक विशेषज्ञता के आधार पे हुआ है, यानी कि इनको इकोनॉमी में अच्छा खासा ज्ञान है भाई। अब देखिए, पूर्णकालिक सदस्यों की बात करें, यानी कि इसमें एगो अध्यक्ष और 4 गो सदस्य होते हैं ना। तो बोला जा रहा है डॉक्टर अजय नारायण झा, जो कि पहले 15वें वित्त आयोग का जो सदस्य थे, और साथ ही साथ ये पहले नहीं, मतलब पहले ये आपका वित्त सचिव भी थे, यानी पूर्व में ये आपका वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं, और साथ ही साथ 15वें वित्त आयोग के ये सदस्य भी रहे हैं डॉक्टर अजय नारायण झा, और वो 16वें वित्त आयोग का भी अध्यक्ष है। इसके अलावा ये आपके पूर्णकालिक सदस्य हैं। इसके अलावा इसका ना अंशकालिक सदस्य भी होता है कुछ समय के लिए, जैसे कि आपका टी रविशंकर। तो टी रविशंकर जो है ना वो आरबीआई उप गवर्नर है, यानी कि आरबीआई के उप गवर्नर है,
गवर्नर कौन है? शशिकांत दास है ना, और उप गवर्नर है आपके टी रविशंकर, और वो आपके नीति आयोग के अंशकालीन सदस्य हैं। सचिव की अगर हम लोग बात करें तो वित्त आयोग का सचिव कौन है? तो आपका आपका रंजनम पांडे है। तो ऋत्विक रंजनम पांडे ये वित्त आयोग के सचिव है, और ये आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव यानी कि रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी कि संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। ये सभी फैक्चुअल बातें हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें आपका अध्यक्ष होता है, इसमें सचिव होता है, अंशकालीन सदस्य होता है, पूर्णकालिक सदस्य होता है, सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आयोग की बात करें यानी कि वित्त आयोग ने नवंबर 2022 में अग्रिम सेल का गठन किया था। तो वित्त आयोग के द्वारा नवंबर 2022 में ही अग्रिम सेल का गठन किया गया था ताकि प्रारंभिक कार्य सुचारू रूप से चले, और यह आयोग विभिन्न राज्यों जैसे कि मिजोरम फरवरी 2025 में दौरा भी कर रहा है, जहां वह मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों, स्थानीय निकायों और व्यापार प्रतिनिधियों से परामर्श ले रहा है। ये ऐसा नहीं है वित्त आयोग कि ये अपना रिपोर्ट एसी रूम में बैठ के वित्त आयोग का जो मंत्रालय है वहाँ पे बैठ के बनाता है, ऐसा नहीं है। ये दौरा भी करता है, जैसे भी हाल फिलहाल में 2025 में ही मिजोरम गया था, 2026 में भी कहीं कहीं कोई कोई राज्यों में गया होगा, वहाँ का ब्यौरा लिया होगा, वहाँ के मुख्यमंत्री से, वहाँ के राजनीतिक दलों से, वहाँ के स्थानीय निकायों से, और जो भी व्यापार प्रतिनिधि हैं उन सभी से बात करेगा, उनसे परामर्श लेगा, तब जाकर अपना रिपोर्ट बनाता है। कार्य क्षेत्र की बात करें यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस, तो इसका कार्य क्षेत्र की बात करें तो बोला जाता है कि वित्त आयोग के प्रमुख कार्य क्या है? तो वो संविधान के अनुच्छेद 275 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में है। तो वित्त आयोग का कार्य अनुच्छेद 275 के तहत है संविधान में, और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत में भी है। आपको देखिए वित्त आयोग के बारे में आपको पबेड में भी पढ़ना है, वित्त आयोग के बारे में आपको इसमें भी पढ़ना है, तो पबेड वाले में भी आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कर वितरण की बात करें तो इसके क्या क्या काम है वो देखिए। पहला काम है आपका कर का वितरण करना, यानी कि टैक्स का शेयरिंग करना, और ये कैसा होता है? वर्टिकल होता है, और आपका हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है, यानी कि ये ऊर्ध्वाधर और आपका क्षैतिज दोनों प्रकार के वितरण होता है। इसके अलावा ये अनुदान के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि ग्रांट्स इन एड, इस सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके अलावा ये स्थानीय निकायों के लिए संसाधन, इसके लिए भी ये काम करता है, और कुछ कुछ अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं, उनको भी यहाँ पे देख लीजिएगा। अब आइए हम लोग इसमें देखते हैं। इसका कार्य क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 275 में भी दिया हुआ है, और कुछ कुछ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 उसके तहत भी दिया हुआ है नीति आयोग का कार्य। पहला कार्य आपका कर का वितरण करना, जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होगा, यानी कि केंद्र के द्वारा एकत्रित करो जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, इसका राज्यों को कितना प्रतिशत देना चाहिए, और राज्यों के बीच में इसका वितरण कैसे होना चाहिए, ये सभी ये डिसाइड करता है नीति आयोग। तो राज्यों के बीच में, अगर केंद्र सरकार से राज्यों के बीच में वितरण हो रहा है, यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, वर्टिकल शेयरिंग हो रहा है, जो कि 41% है, और वहीं राज्यों से राज्यों के बीच में ये जो शेयरिंग हो रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल शेयरिंग हो रहा है ना, वो क्षैतिज वितरण, और वो वितरण में क्या क्या मापदंड रखा जाता है? तो जनसंख्या जितना हो, क्षेत्रफल कितना है, गरीबी कितना है, और भी कुछ कुछ मापदंडों को देखा जाता है। अभी बताया ना कि झारखंड जनसंख्या ज़्यादा है, असम का जनसंख्या कम है, तो दोनों को बराबर टैक्स मिलेगा क्या केंद्र से? तो नहीं। तो अलग अलग मापदंडों पे जनसंख्या हो गया, क्षेत्र हो गया, क्षेत्रफल हो गया, और गरीबी हो गया, और भी कुछ कुछ मापदंड हो जाएगा, वहाँ के संसाधन कितना है, उसके आधार पे सभी को देख के ही होता है। समझे ना बात को? साथ ही साथ ये अनुदान के सिद्धांत पे, यानी कि ग्रांट्स इन एड, इस सिद्धांत पे भी कार्य करता है। तो बोला जा रहा है कि राज्यों को वित्तीय घाटे के भरपाई के लिए अनुदान भी दिया जाता है, यानी कि अगर कोई राज्य अगर फिजिकल डिफिसिट के कंडीशन में आ गया है, यानी कि उसके पास आपका राजस्व घाटा हो गया है, उसको ये अनुदान देता है। साथ ही साथ अगर कोई पिछड़ा राज्य है, बैकवर्ड स्टेट है, उसको भी ये ग्रांट्स देता है, अनुदान देता है। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट, स्थानीय निकायों के लिए संसाधन देता है। स्थानीय निकायों के लिए
तो बोला जा रहा है स्थानीय निकाय में आपका पंचायत हो जाएगा, नगर पालिका हो जाएगा। इनको राज्य कोष से यानी कि राज्य का जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, उससे ये अनुदान देता है यानी कि ग्रांट्स देता है। साथ ही साथ अनुदान को बढ़ाता भी है और बढ़ाने के उपाय भी बतलाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो राज्य वित्त आयोग है इसकी सिफारिशों पर ये आधारित होता है, यानी कि राज्य का जो वित्त आयोग है वो सिफारिश जो करेगा उसी के आधार पर केंद्र का वित्त आयोग काम करेगा। इसके अलावा देख लीजिएगा कुछ आपके अन्य मुद्दे भी हैं। तो बोला जा रहा है कि आपदा प्रबंधन फंडिंग, आपदा प्रबंधन का जो फंड होता है, जैसे कि बाढ़ के समय, सूखा के समय, यानी कि फ्लड के समय और ड्रॉट के समय, शहरीकरण की जो भी चुनौतियां आती है, यानी कि अर्बनाइजेशन का जो भी चैलेंजेस आता है, शहरों में जो भी बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक है उसको ठीक करना है, और उसके लिए कम से कम दोगुना अनुदान देना पड़ता है। ऐसे क्या है, देखो कभी कभी आपदा वगैरह आ गया, आपके यहाँ पे बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, सूखा पड़ गया, तो ऐसे में अर्बनाइजेशन का चैलेंजिंग तो आपके पास हो जाएगा ना। ऐसे में चीज़ों को फिर से रिस्टोर करना, जो भी आपका पुल पुलिया ख़राब हुआ है, बुनियादी ढांचा ख़राब हुआ है, स्कूल ख़राब हुआ है, उसको फिर से रिस्टोर करना है, पुनर्निर्माण करना है। तो ऐसे में आपको संसाधन तो लगेगा ना। तो ऐसे में बोला जा रहा है कि क्या करता गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो यहाँ पे इसके सिफारिश पे, वित्त आयोग की सिफारिश पे इनका जो अनुदान का जो राशि है उसको बढ़ा दिया जाता है। कभी कभी तो इसको अनुदान की राशि को दोगुना भी करना पड़ता है। जैसे अनुदान में आपको दिया जा रहा है 5,000 करोड़, तब आपको 10,000 करोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपको अवसंरचनाओं का भी निर्माण करना है ना आपदा प्रबंधन फंडिंग के समय। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन जुड़े वित्तीय जोखिम, जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ा हुआ अगर वित्तीय जोखिम आएगा तो ऐसे में भी ग्रांट्स का जो राशि है उसको बढ़ाना पड़ेगा। आयोग के द्वारा यानी कि वित्त आयोग के द्वारा शहरीकरण पर विशेष जो है वो फोकस किया जा रहा है, अर्बनाइजेशन पे विशेष जो है वो फोकस किया जा रहा है, क्योंकि शहर जो है वो 66% GDP योगदान करते हैं। शहर वही जो है वो आपका 66% GDP योगदान करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपका 840 बिलियन डॉलर की कमी है। यानी कि अभी भी हमारे यहाँ पे अवसंरचनाओं का विकास बहुत कम है, और अवसंरचनाओं का विकास करने के लिए अभी भी भारत में 840 बिलियन डॉलर की जो है वो आवश्यकता है। और यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिश, जैसे कि जिसमें आपका 41% हिस्सा था, उसके आधार पर बनाया गया है। लेकिन अभी भी संतुलन है और असंतुलन भी है। संतुलन कम, असंतुलन ज़्यादा है। तो लेकिन असंतुलनों को संबोधित करेगा, यानी कि केंद्र की अधिकता को ये दिखला रहा है, यानी कि केंद्र के पास पैसा ज़्यादा है, काम कम है, और राज्यों के पास काम ज़्यादा है, पैसा कम है। तो ये चीज़ बोला जा रहा है कि वित्त आयोग शहरीकरण पे विशेष फोकस कर रहा है, क्योंकि शहर 66% GDP योगदान देते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 840 बिलियन डॉलर की कमी अभी भी है। और यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों जैसे 41% हिस्सा को आधार बनाएगा, लेकिन असंतुलनों यानी कि केंद्र की अधिकता को ये संबोधित करेगा। यानी कि ये बेस तैयार 15वां वित्त आयोग का जो रिपोर्ट है उसके आधार पे ये रिकमेंडेशन देगा, उसके आधार पे ये सिफारिशों को, मतलब उनके सिफारिशों के आधार पे ये मतलब कि तैयार करेगा मापदंड, लेकिन इसमें अभी भी असंतुलन जारी रहेगा, कायम रहेगा, यानी कि केंद्र की अधिकता अभी भी इसमें जारी रहेगी। अब हम लोग वित्त आयोग का थोड़ा सा महत्व देख लेते हैं। तो वित्त आयोग का महत्व कुछ हम लोग देखेंगे। संघीय संतुलन करने में महत्व है, स्थानीय विकास करने में महत्व है, समसामयिक चुनौतियों में इसका महत्व है, और इसका आर्थिक प्रभाव भी है कुछ। और लास्ट में हम लोग वर्तमान की स्थिति जो है वो उसको हम लोग देख लेंगे। तो वित्त आयोग का महत्व क्या है, सबसे पहले हम लोग संघीय संतुलन में वित्त आयोग का महत्व देखते हैं। तो बोला जा रहा है केंद्र राज्यों को या केंद्र राज्य संबंधों को ये मजबूत करेगा। जी हाँ, तो वित्त आयोग क्या करता है, केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत कर रहा है, विशेष रूप से GST के बाद राज्यों की आय हानि की भरपाई। यानी कि जब से GST आया है तो राज्यों का जो इनकम है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को पूर्ति करने में, यानी कि GST क्षतिपूर्ति कंपनसेशन को फुलफिल करने में नीति आयोग जो है वो आपका, नीति आयोग नहीं, वित्त आयोग बहुत बढ़िया रोल निभा रहा है। इसके अलावा ये स्थानीय विकास में भी भूमिका निभा रहा है, जैसे कि स्थानीय निकाय, जैसे कि आपका पंचायत होगा, नगर पालिका हो गया, इनको अनुदान दे रहे हैं, इनका जो ग्रांट्स है उसको बढ़ा रहे हैं,
और इससे क्या हो रहा है, ग्रामीण शहरी जो असमानता है उसको भी कम किया जा रहा है। पंचायतों को भी आप डेवलप कर रहे हैं, नगर पालिकाओं को भी डेवलप कर रहे हैं, तो इससे जो आपका अर्बन और रूरल का जो असमानता का जो गैप है उस गैप को भी आप कम कर रहे हैं। समसामयिक चुनौती क्या हो जाएगा, करेंट इशू चैलेंजेस, जैसे कि आपका कोविड-19 का जो है पेंडेमिक आया था। इसके अलावा अभी वर्तमान में जलवायु समस्या चल ही रहा है, तो जलवायु संकटों के बाद यह आपदा फंडिंग और टियर 2/3 शहरों के विकास पे जोर देगा। यानी कि आप देखते होंगे जलवायु परिवर्तन आए दिन होते जा रहा है आपका। इसके अलावा कोविड-19 जब भी आया था पेंडेमिक, तो उस समय भी आपका जो फंडिंग था, आपदा फंडिंग वो उसको बढ़ाया गया, यानी कि अनुदान की राशि को बढ़ाया गया। और साथ ही साथ हम लोग जो है वो अब हम लोग टियर 2 टियर 3 इन सभी जो शहर है इनके ऊपर, विकास के ऊपर अब हम लोग जोर ज़्यादा दे रहे हैं। आर्थिक प्रभाव देखिए, अनुमान लगाया गया है कि 10 से 12 लाख करोड़ रुपये का वितरण, जो कि सतत विकास का जो लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको ये सुनिश्चित करेगा, इनको गति देगा। आर्थिक प्रभाव बोला जा रहा है कि अनुमान लगाया गया है कि अगर आप 10 से 12 लाख करोड़ रुपये खर्च करोगे तो आपका जो सतत विकास का जो लक्ष्य है उसको गति मिलेगा। ठीक है ना, वित्त आयोग ये अनुमान लगाया है। अगर हम लोग वर्तमान की स्थिति देखें तो वर्तमान 2025 की यहाँ पे लास्ट लिखा हुआ है, 2025 नहीं, अब 2026 आ गया है। तो वर्तमान 2025 तक आयोग परामर्श प्रक्रिया में लगा है। देखो 31 अक्टूबर 2025 को 15वें वित्त आयोग का रिपोर्ट आया है भाई। 16वें वित्त आयोग का रिपोर्ट तो 2031 में आएगा, तो लेटेस्ट यही है। तो बोला जा रहा है कि अक्टूबर 2025 तक आयोग परामर्श प्रक्रिया में, यानी कि रिकमेंडेशन जो प्रोसेस है उसी में ये लगा हुआ है। और रिपोर्ट है 31 अक्टूबर 2025 तक संसद में ये रखा जाएगा या रखा गया है, जो कि बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सामान्यतः रखा ही जाता है, लेकिन सामान्यतः लागू होती है। पूर्व आयोग की तरह या ऊर्ध्वाधर यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच, और क्षैतिज यानी कि राज्यों के बीच, ये असंतुलनों पर ही फोकस करेगा। असंतुलन ही रहेगा इसमें, क्योंकि ये केंद्र प्रभावित रहेगा। तो 31 अक्टूबर 2025 को 15वें वित्त आयोग का जो है वो रिपोर्ट पेश किया गया है केंद्रीय विधायिका में। 16वें वित्त आयोग भारतीय संघवाद की वित्तीय रीढ़ है, फाइनेंशियल बैकबोन है, और साथ ही साथ ये बैकबोन को और भी ज़्यादा मजबूत भी करेगा, जो कि विविध अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, इसको ये सुनिश्चित करेगा। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में जो 16वां वित्त आयोग चल रहा है, यह आयोग शहरीकरण, आपदाओं, स्थानीय शासन पर नवीन सिफारिशें ला सकता है। तो अर्बनाइजेशन, डिजास्टर और आपका जो लोकल जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर नए नए सिफारिशें, नए नए नवीन रिकमेंडेशन को ये शामिल कर सकता है। हालांकि कार्यान्वयन में, यानी कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में राजनीतिक सहमति आवश्यक होती है, यानी कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको कार्यान्वयन करना है, तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल पार्टी का सहमति लेना जरूरी हो जाता है, ताकि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता इससे क्या हो, बढ़े। तो हालांकि कार्यान्वयन में राजनीतिक सहमति आवश्यक होगी, ताकि राज्यों की जो वित्तीय स्वायत्तता है, यानी कि फाइनेंशियल ऑटोनोमस जो है वो बढ़ेगा, और कुल मिलाकर यह 2026 से 2031 की आर्थिक नीतियों का क्या बनेगा, एक तरह से आधार बनेगा। क्योंकि जो आपका ये 16वां वित्त आयोग जो है वो 2026 से 2031 तक चलेगा। तो ये यहाँ तक हम लोग जो है वो आपका देख चुके हैं वित्त आयोग के बारे में पूरा डिटेल से, समझे बात को। तो इसमें हम लोग वित्त आयोग के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो वित्त आयोग के बारे में अभी तक हम लोग जो है क्या पढ़े हैं, तो वित्त आयोग के बारे में अभी तक हम लोग उसका कार्य क्या है, वित्त आयोग का गठन कैसे होता है, इसका महत्व क्या है, वो हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका पूरा जो है टॉपिक आपका यहाँ पे जाकर कंप्लीट हो गया है। मेरा नाम मनीष कुमार दास है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक आपका यहाँ पे जाकर कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो अब आपको जो है वो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो टॉपिक नंबर जो 10 था आपका ग्रुप ए का, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और जितना भी हम आज की क्लास में आपको जितनी भी बातें समझाए हैं, आराम आराम से ही समझाए हैं, ज़्यादा फास्ट नहीं गए हैं। तो आराम आराम से जितनी भी बातें आपको समझाई गई है ना,
आप इन बातों को एक बार समरी में देख लीजिएगा और उसके बाद इसका शॉर्ट नोट्स, एकदम शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा आपको। बिना शॉर्ट नोट्स बनाए हुए कोई जो है लाभ नहीं है। आपको बिना शॉर्ट नोट्स के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाना ही पड़ेगा भाई मेरे, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा इसका, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग नेक्स्ट बातें देखते हैं। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोग केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध था, उस वित्तीय संबंध के बारे में हम लोग जाने। उसके बाद इस वित्तीय संबंध में वित्त आयोग की क्या भूमिका रही है वो हम लोग जाने। वित्त आयोग के बारे में पढ़े, वित्त आयोग की भूमिका के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग इसी में ही 73वां जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि पंचायत और नगर पालिका, उसके संबंध में जो भी वित्तीय प्रावधान किए गए थे उसको भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। और ये टॉपिक जो है वो पूरा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो ही गया है, कवर हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग धीरे धीरे लेके चल रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग, तो ये ग्रुप ए का जो टॉपिक है इसको भी हम लोग कंप्लीट कवर कर चुकेंगे। अब ग्रुप ए में आपका एक बचा हुआ एक टॉपिक एग्रीकल्चर बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। फिर आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो है उस टॉपिक को देख लेंगे। उसके बाद आपका जो मौद्रिक संरचना की जो व्यवस्था है, मतलब भारत में जो मौद्रिक संरचना है और जो बैंकिंग व्यवस्था की संरचना है उसको देखेंगे। तब जो है वो आपका ग्रुप ए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ग्रुप ए मानिए ना कि आपका 6 से मतलब 5 से 6 क्लास 6 क्लास नहीं, ज़्यादा बोल दे रहे हैं, मतलब कम बोल रहे हैं, 10 क्लास और आएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपका 4-5 क्लास चला जाएगा भाई, बहुत बड़ा है एग्रीकल्चर का पोर्शन। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मॉनिटरी एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ये टॉपिक बचा हुआ बस। फिर आपका जो है वो पूरा ग्रुप ए कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यकीन मानिए ना, ग्रुप ए का जो टॉपिक है वो टोटल 30 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। 30 वीडियो में पूरा आपका ग्रुप ए कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपका जो है वो ग्रुप ए कंप्लीट हो जाने के बाद ग्रुप बी जो है वो इकोनॉमिक्स का, उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं लगेगा, बस आप बने रहिए लगातार वीडियो में, धीरे धीरे ही सही पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।